हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। और सीरीज बन रही है इंट्रोडक्टरी मैक्रोइकोनॉमिक्स की। सिंपल। इससे पहले हमने 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं, ठीक है जी। अगर आपने नहीं देखे वो चैप्टर तो भाई जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आराम से देख के आओ। आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है नेशनल प्रोडक्ट, या फिर आप कह सकते हो नेशनल इनकम। दोनों सेम बात होती है, मैंने लास्ट टॉपिक में आपको बता दिया, ठीक है जी। ये सीरीज जो है वो भाई बीकॉम वाले भी देख सकते हैं, बीए वाले भी देख सकते हैं, चाहे प्रोग्राम के हो चाहे ऑनर्स के हो। बस आप ये मेक श्योर कर लेना कि आपकी जो बुक का नाम है वो इंट्रोडक्टरी माइक्रोइकोनॉमिक्स है, सॉरी मैक्रोइकोनॉमिक्स है। सिंपल, ठीक। हाँ, अगर कोई अदर यूनिवर्सिटी से है भाई, क्या बोलते हैं, डीयू के अलावा या फिर इग्नू के अलावा, तो वो भी देख सकते हैं। बस आप एक बार चैप्टर से मैच कर लेना, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से चैप्टर्स मैच कर लेना कि भाई क्या बोलते हैं आपके जो चैप्टर्स हैं वो इनसे मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। चलिए, और चालू करने से पहले एक छोटी सी बात सर, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो, आप अगर नोट्स परचेज करना चाहते हो इस सब्जेक्ट के ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट के अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से आप नोट्स परचेज कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं, बस सिंपल है। चलिए जी, शुरू करते हैं। तो बात आती है अपना, हाँ, अब लास्ट वीडियो जो हमने करा था ना, लास्ट मतलब सेकंड चैप्टर, उसके अंदर मैंने आपको 6 फॉर्मूले करवा दिए थे कि नेशनल इनकम अगर आप कैलकुलेट करना है तो वहां पे 6 फॉर्मूले जो है मस्ट नीड है, आपको जरूरत ही है कि आपको वो कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब बाकी के हमको करने हैं, बाकी के फॉर्मूले जितने भी बच गए उनको ट्राई करेंगे आज चालू करना, ठीक है जी। तो लगभग 11 फॉर्मूले तक हम आज खत्म कर लेंगे, ठीक है। बाकी के जो 4 फॉर्मूले रह जाएंगे वो फिर कभी आपको करवाऊंगा आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर, ठीक है जी। इस चैप्टर के अंदर बस खाली आपको 11 फॉर्मूले और मतलब 11 तक फॉर्मूले याद करने हैं। 11 फॉर्मूले करने के बाद आपके जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो सकता है। चलिए जी, शुरू करते हैं। सबसे पहला, कभी आपने जिंदगी में, मैंने आपको करवाया था फर्स्ट पार्ट के अंदर, आपने कभी सर्कुलर फ्लो के बारे में सीखा है? सर्कुलर फ्लो के बारे में, सर्कुलर फ्लो क्या होता है? मैंने आपको बताया था दुनिया में सबसे पहले क्या होता है, प्रोडक्शन। उसके बाद लोगों की क्या जनरेट होती है, इनकम। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, और उसको फिर से पैसा कहां चला जाता है, प्रोडक्शन के बाद। तो बस इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये आपने सीखा था। तो बस नेशनल इनकम निकालने के लिए भी बस यही 3 तरीके हैं। पहला प्रोडक्शन मेथड, जिसको हम वैल्यू एडिड मेथड भी बोलेंगे यहाँ पे। एक सेकंड भाई, हाँ भाई श्योर है। तो भाई सबसे पहला जो प्रोडक्शन मेथड होता है उसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिड मेथड, वैल्यू एडिड मेथड। दूसरा इनकम मेथड है, तो इसको इनकम मेथड ही बोलेंगे, ठीक है। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए हमको 3 मेथड की जरूरत है। पहला वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा इनकम मेथड, और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। सिंपल। इन 3 मेथड से आप आराम से नेशनल इनकम कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली। बस एक एडिशनल मेथड और करवाऊंगा जहां से आप नेशनल इनकम निकाल सकते हो, और साथ ही साथ में डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम, तो ये सब इनकम भी उस मेथड से निकलेंगी, ठीक है जी। तो अभी फिलहाल ये 3 मेथड हमको करने हैं चालू, तो वही से चालू करते हैं। सबसे पहले बात आती है किसकी, प्रोडक्शन मेथड की। प्रोडक्शन मेथड, अब मैं कह तो प्रोडक्शन मेथड रहा हूं, लेकिन इसका कई बार नाम चेंज करके इसको वैल्यू एडेड मेथड भी कह देते हैं, ठीक है जी। तो चाहे आप प्रोडक्शन मेथड कह दो, चाहे आप वैल्यू एडिड मेथड कह दो, दोनों बात सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है इन बातों में। सिंपल जी। चलिए, अब ये प्रोडक्शन मेथड होता क्या है और वैल्यू एडिड मेथड होता क्या है। अब देखो, आप मेन चीज हमें निकालनी है नेशनल इनकम, लेकिन आप कितना भी जोर लगा लेना, इस मेथड से कभी नेशनल इनकम निकलती नहीं। नेशनल इनकम मैंने बताया ना आपको, हाँ जी, जब मैंने डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में लास्ट वीडियो के अंदर डिफरेंस बताया था, तब मैंने बताया था डोमेस्टिक इनकम जो होती है उसको बोलते हैं एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दूसरा नेशनल इनकम जो होती है उसको बोलते हैं एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सिंपल। चलिए, तो इस मेथड से कभी भी नेशनल इनकम नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इस मेथड से हमेशा ही आप निकाल पाओगे केवल और केवल जीडीपी एट एमपी। आप हमेशा क्या निकाल पाओगे, जीडीपी एट एमपी। हाँ, बाद में आप चेंज करके आराम से नेशनल इनकम निकाल लोगे इसका यूज करते, लेकिन इस मेथड से डायरेक्ट कभी भी नेशनल इनकम नहीं निकलेगा। इस मेथड से हमेशा क्या निकलेगा, जीडीपी एट एमपी। कोई दिक्कत नहीं, पक्का, बढ़िया। जीडीपी में मतलब भी वही होता है, एक देश की बाउंड्री के अंदर जितना भी आपने पैसे कमाया उसको बोलते हैं बस जीडीपी। अच्छा, ये जीडीपी एमपी निकलेगा कैसे, बस आपको मेन यहाँ पे भाई ये वाला जो प्लेलिस्ट बन रही है ना, मतलब ये वाला जो वीडियो बन रही है, इसके अंदर बस आपको मेन ये फॉर्मूले ही याद करने हैं, यही फॉर्मूले मेन है। मैंने बोला है ना आपको 15 फॉर्मूले टोटल करवाऊंगा। टोटल 15 फॉर्मूले के अंदर भाई 6 फॉर्मूले ऑलरेडी हो चुके हैं, ये फॉर्मूला नंबर है हमारा 7वां, ये 7वां फॉर्मूला चल रहा है जो आपको याद करना पड़ेगा। सिंपल। चलिए, तो इस मेथड से हम क्या निकाल पाएंगे, केवल जीडीपी एमपी। अब ये कैसे निकाल पाएंगे वो देखिए ध्यान से, एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि मान लो
प्रोडक्शन मेथड है तो कितना वैल्यू एडिशन किया, कितना प्रोडक्शन किया, बस वो कैलकुलेट करके हमको इनकम बताना पड़ता है। मान लो एक किसान है, एक फार्मर है, तो एक देश में बस केवल एक ही किसान रहता है, उसके अलावा कोई और है नहीं, ठीक है जी। हाँ, वो विदेशों में जाके सामान बेचता है, वो अलग बात है, वो अलग मैटर है, ठीक है जी। चलो, एक देश में एक किसान रहता है, अब उसकी देखो जो भी उसकी इनकम होगी वही पूरे देश की भी इनकम होगी, यही बात है ना, सिंपल सा समझाने के लिए बता रहा हूँ बस खाली। तो उस किसान की जो इनकम होगी वही पूरे देश की होगी इनकम, क्योंकि उस देश में बस केवल एक ही इंसान रहता है। चलिए, अब मान लेते हैं किसान ने सामान परचेज किया मार्केट में से, कितने का, 2000 रुपए का, ठीक है जी, और उस सामान को उसने बेच दिया मार्केट में जाके, सेल कर दिया, कितने का, 10,000 रुपए का। तो जाहिर सी बात है किसान को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, भैया 2000 का खरीद के वो 10,000 में बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है किसान को क्या हो रहा है, प्रॉफिट, वो भी कितने रुपए का, हाँ जी भैया प्रॉफिट हो रहा है उसको 8,000 रुपए का, सिंपल, 8,000 रुपए प्रॉफिट कमा रहा है, तो ये किसकी इनकम है, ये उस किसान की इनकम है, और यही क्या बन जाएगी, देश की इनकम। समझ में आया, यही क्या बन गई, जीडीपी। समझ में आ गया, पक्का, क्योंकि उस देश के अंदर बस वही किसान रह रहा था। अब ऐसे ही हमको करना है, बस नेशनल इनकम निकालनी है, मतलब डोमेस्टिक इनकम निकालनी है। डोमेस्टिक इनकम कैसे निकलेगी, सेम वही। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लो एक देश में बहुत सारे लोग हैं, उन सब ने मिलकर जो सामान खरीदा वो परचेज किया, कितने का, 10,000 रुपए का, और उस सामान को उन्होंने बेच दिया कितने में, या फिर जो बेचने जा रहे हैं उसने बताया कि मार्केट में गए, बेका नहीं, कुछ कुछ बिका, कुछ नहीं बिका। तो जो सामान परचेज किया था, उस सामान को जब बेचने जा रहे हैं तो उसको पता है कि उसकी वैल्यू जो है, सेल वाली वैल्यू, वो उनको मिलेगी कितने रुपए, 15,000 रुपए। कितने रुपए मिलेगी, 15,000 रुपए। ऐसी शोर मस्त रहेगा भाई। तो सामान उन्होंने खरीदा था 10,000 रुपए का, लेकिन जब वो मार्केट में बेचे जा रहे हैं तो उनको पता है कि उस सामान को बेचने पे उसको वैल्यू मिलेगी कितने रुपए, 15,000 रुपए मिलेंगे, यानी कि उसने प्रॉफिट कमाया। बढ़िया, उन्होंने प्रॉफिट कमाया, और वो भी कितने का, 5,000 रुपए का। बस अब इसी को बोल दोगे हमारी इनकम या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं, आसान था, बढ़िया। यानी मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने कार जो बेचने जा रहे हो, आप मान लो आपने कार बनाई थी और उसको आप बेचने जा रहे हो, उस कार की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो भी आप सामान बना के बेचने जा रहे हो, या फिर आप मान लो कपड़ों का बिजनेस करते हो तो आप कपड़े बेचने जा रहे हो, तो जो भी आउटपुट आप बेचने जा रहे हो उसको आपको पता है कि आपको बेच के 50,000 रुपए मिल जाएंगे, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। और जब आपने उसे वो खरीदा था, मतलब जो रॉ मेटेरियल आपने खरीदा था, परचेज किया था, परचेज किया हुआ अमाउंट जो था वो 10,000 रुपए का था, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, भाई सीधी सी बात है, 10,000 का सामान आप बना के 50,000 में बेचोगे तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा, 40,000 का। वही क्या होगा, हमारे देश की जीडीपी, सिंपल ना, बस। तो आपको जीडीपी निकालनी है, और वो भी कैसे निकलेगी जीडीपी, बस यही फॉर्मूला है सिंपल सा, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से क्या माइनस करना है, बस आपको परचेज, तो बस जीडीपी एमपी कैसे निकलेगी, तो बस आप वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है उसमें से माइनस कर दोगे क्या, परचेज, इतना सिंपल से। और सुनिए, कई बार ना परचेज आपको एग्जाम्स में नहीं दिया होगा, अब जब परचेज नहीं दिया होगा तो कैसे निकालोगे आप, परचेज नहीं दिया होगा तो सर क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था दो तरह के गुड्स होते हैं, एक होते हैं फाइनल गुड्स और एक होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स जो एंड कंज्यूमर तक पहुंच चुके हैं, ठीक है, और इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, जो कंज्यूमर तक पहुंचे नहीं है, बिजनेसमैन के पास ही है, जिससे रॉ मटेरियल। वैसे ही सर परचेज भी तो रॉ मटेरियल है, हमने खरीदा है सामान बना के बेचने के लिए, तो बस परचेज अगर ना दे तो इसकी जगह आपको ये भी देता है इंटरमीडिएट कॉस्ट, या फिर आपको बोलता है इंटरमीडिएट वैल्यू, सिंपल। तो कुछ भी आपको दिख जाए, इंटरमीडिएट कॉस्ट दिख जाए, इंटरमीडिएट वैल्यू दिख जाए, यही समझ लेना कि वो क्या है, परचेज लिखा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का पक्का समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं भाई, ठीक है जी। चलिए, अब मेन चीज क्या है ना भाई, फॉर्मूला बस इतना सही है, जीडीपी मतलब वैल्यू कैसे, जीडीपी में कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में परचेज, या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट वैल्यू, ठीक है। लेकिन कई बार ना एग्जाम वाला आपके साथ खेल खेलता है, वो खेल क्या खेलेगा, वो कई बार वैल्यू ऑफ आउटपुट ही नहीं देगा आपको, क्या नहीं देगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी आप मार्केट में बेचने जा रहे हो सामान, लेकिन कितने में बेचा वो पता नहीं चलेगा, तो बस आप कैसे निकालोगे, तो जब भी आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट ना दे तो आप दो चीजों को जोड़ के निकाल सकते हो। सबसे पहले क्या, जीडीपी, सॉरी, जब भी आपको ये ना पता चले कि आपने जो सामान वैल्यू है जो आप बेचने जा रहे हो उसकी आउटपुट क्या है, तो देखो अभी आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, बेचने के बाद निकाल लेना। जैसे जब आप सामान बेच दोगे तो उसको बोलते हैं हम सेल्स, सिंपल, क्योंकि जो भी आप सामान खरीदा था आपने उसको बेचने के लिए खरीदा, तो या तो उसे बेचोगे, और कुछ सामान होता है जो नहीं बिका होता, और जो नहीं बिका होता तो फिर उसे हम अगली साल बेचेंगे, यानी इस साल वो हमारे पास स्टॉक में पड़ा होगा, यानी उसे क्या बोलते हैं हम, स्टॉक, इतना सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो बस वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, सेल्स प्लस में स्टॉक, कोई दिक्कत तो नहीं ना, पक्की बात है, बहुत अच्छे। और ये ऐसा वैसा स्टॉक नहीं है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा स्टॉक, क्या बोलते हैं इसे, डेल्टा स्टॉक। और सर डेल्टा स्टॉक
सिंपल। तो सेल्स प्लस में डेल्टा स्टॉक करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। कई बार नहीं देता आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो आप सेल्स प्लस में डेल्टा स्टॉक करके निकाल लोगे। और एक चीज और मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने आपको बताया था डेल्टा स्टॉक क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। एक बार 2 मिनट का टाइम देता हूं, सोच के बताना डेल्टा स्टॉक का फॉर्मूला क्या है। नहीं याद आ रहा ना, मेरे को पता था सर, आप पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे, ठीक है जी। तो आप घर पे जाइए, दोबारा से अपनी कॉपी किताबें निकालिए, नोट्स बनाने चालू करिए, नोट्स बनाते बनाते करिए भाई, वरना आपको याद नहीं रहेगा, आप सब चीज भूल जाओगे। मैंने बताया भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक था और ये पिटवाएगा भी कई बार, समझे जी। तो याद कर लिया करो फॉर्मूला डेल्टा स्टॉक। डेल्टा स्टॉक का मतलब होता है चेंज इन स्टॉक, यानी स्टॉक्स में कितना चेंज आया। और वो कैसे निकलता है सर, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला मैं करवा चुका हूं। ये कब करवाया पता है, लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको करवाया था इन्वेस्टमेंट के बारे में। 2 तरह की इन्वेस्टमेंट थी, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जब आप अपनी फिक्स्ड एसेट पे खर्चा करते हो जो कि लंबे समय तक चलती है आपके साथ, और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट जब आप करंट एसेट पे खर्चा करते हो जो चुटकियों में आपको छोड़ी चली जाती है। और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को ही दूसरे नाम से जाना जाता है क्या, डेल्टा स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। उसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। तो मैं नहीं देखा था भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है लास्ट वीडियो का, प्लेलिस्ट का पूरी, आप जाके देख सकते हो। चलिए भाई शुरू करते हैं। ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक या फिर माइनस में ओपनिंग स्टॉक, क्या हो गया, डेल्टा स्टॉक। तो अगर क्लोजिंग मतलब डेल्टा स्टॉक ना दे तो आप ऐसे निकाल सकते हो। हाँ कई बार ऐसा भी होगा एग्जाम में कि सेल्स नहीं देगा, भैया कितना बड़ा फॉर्मूला, छोटा सा बस खाली। कई बार ऐसा होगा एग्जाम में कि आपको सेल्स नहीं देगा। सेल्स मतलब होता क्या है ये बताओ। सेल्स का मतलब होता है हमने कितना सामान देश के बाहर, मतलब हमने कितना सामान बेचा, सिंपल, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो सेल्स मतलब होता है सामान कितना हमने बेचा। अब बेचेंगे कहां कहां पे, हम 2 जगह पे बेच सकते हैं, या तो देश के अंदर बेचेंगे या फिर देश के बाहर बेचेंगे, बस ये 2 जगह बेचने के लिए। चलिए, तो अगर देश के अंदर बेचेंगे, हाँ जी इसको भी ऐसे कर देता हूं, हाँ जी, तो अगर देश के अंदर बेचा जाएगा तो उसको हम बोलते हैं क्या, डोमेस्टिक सेल। और अगर देश के बाहर बेचा, देखो डोमेस्टिक सेल, अगर देश के बाहर बेचेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, वो कह रहा है इंटरनेशनल सेल। नहीं 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 सर, अगर देश के बाहर बेचते हैं तो उसको बोलते हैं हम एक्सपोर्ट। याद नहीं है, भूल गए, एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, विदेशों में सामान बेचना। कोई दिक्कत तो नहीं। तो अगर सेल्स ना दे तो आप डोमेस्टिक सेल प्लस में एक्सपोर्ट करके आराम से निकाल सकते हो सेल्स। सेम इसी तरीके से कई बार आपको एग्जाम में नहीं देगा परचेज। परचेज मतलब क्या होता है, परचेज मतलब होता है भैया सामान खरीदना। और कहां से सामान खरीदोगे, भी सिंपल है, या तो देश के अंदर से खरीदोगे या फिर देश के बाहर से खरीदोगे। तो बस अगर आपने देश के अंदर से सामान खरीदा तो उसे बोलेंगे क्या, डोमेस्टिक परचेज। और अगर आपने देश के बाहर से सामान खरीदा तो उसे क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल परचेज। नहीं, उसे क्या बोलेंगे, इंपोर्ट, क्योंकि हम विदेशों से सामान खरीद रहे हैं। सिंपल। तो जब आप इन दोनों को जोड़ लोगे तब आपको मिल जाएगा क्या, परचेज। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, बहुत अच्छे। और यहाँ पे खत्म हो गया आपका पहला फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिड मेथड या फिर प्रोडक्शन मेथड। अच्छा, इसको वैल्यू एडिड मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा के बेच रहे हैं ना। तो 2000 का प्रोडक्ट था, हमने उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन किया, फिर उसके बाद हमने उसकी वैल्यू बना दी, वैल्यू ऑफ आउटपुट बना दी 10,000 रुपए, यानी हम 10,000 रुपए में उसे बेच रहे हैं। यानी हमने कितने का वैल्यू एडिशन किया, कितनी वैल्यू उसकी बढ़ाई, वही तो हमारी इनकम होती है। हाँ जी, तो 8,000 रुपए हमारी इनकम बन गई, इसी को बोलते हैं वैल्यू एडिशन। समझ में आ गया। तो भाई ये है पूरा फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में क्या निकलता है हमेशा, जीडीपीएमपी। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्यों है, क्योंकि इसका मेथड का नाम है प्रोडक्शन मेथड और दूसरा नाम है वैल्यू एडिड मेथड। तो कई बार आपसे वैल्यू एडिड मेथड में बोलेगा वैल्यू एडिड मेथड का यूज करना है, या फिर बोलेगा प्रोडक्शन मेथड का यूज करना है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं बोलता। वो सीधा आपसे बोल देगा आपको निकालना है जीवीए। क्या निकालना है, जीवीए। अब याद रखना, ये जो जी तो है, जी मतलब वही होता है सेम, ये जो वीए है ना, वीए का मतलब होता है वैल्यू एडिड। क्या मतलब होता है वीए का, वैल्यू एडिड। और ये जो वैल्यू एडिड है ना भाई, ये सेम काम करेगा किसकी तरह, डीपी की तरह। ये जो डीपी है और ये जो वैल्यू एडिड है, ये दोनों सेम बात है भाई। तो कभी आपको जीडीपीएमपी ना दे, बोले जीवीए निकालो, तब भी आपको जीडीपीएमपी ही निकालना है। तो वीए मतलब क्या होता है भाई, वैल्यू एडिड, मतलब क्या होता है वीए, और इसका मतलब क्या होता है जीडीपीएमपी। समझ में। हाँ, कई बार आपको एग्जाम में दे देगा एनवीए। एनवीए का मतलब होता है नेट वैल्यू एडिड। सिंपल सर। तो मेन चीज हमको याद रखना है, वीए का मतलब होता है डीपी। मेन चीज क्या रखनी है, वैल्यू एडिशन का मतलब होता है डीपी। ठीक है। तो अगर एनवीए दे दिया तो नेट वैल्यू एडिड निकालना है, और अगर आपको दे दिया जीवीए तो आपको निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडिड। ग्रॉस वैल्यू एडिड, सिंपल। और ये एनवीए कैसे निकलेगा, मैंने बताया ना, एनवीए मतलब एन का मतलब एन, और वीए, वीए मतलब क्या होता है डीपी, और एमपी लास्ट में। और यहाँ पे जीवीए, जी मतलब जी, वीए मतलब डीपी,
और ये एमपी, तो आपको ये निकालना पड़ेगा। समझ में? तो वैल्यू एडिड का मतलब होता है बस खाली डीबी, बस ये याद रखो, वैल्यू एडिड मतलब डीपी, वैल्यू एडिड मतलब डीपी, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपको फॉर्मूला याद करना है, ये है फॉर्मूला नंबर 7। वो कह रहा भैया थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा तो बड़ा है, तो आप याद कैसे करोगे? बस आप ऐसे याद कर लो, जीडीपी एमपी निकलता है इस फॉर्मूले से। कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में परचेज, सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं ना। और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? सेल्स प्लस में डेल्टा स्टॉक, सेल्स प्लस में डेल्टा स्टॉक। बाकी तो मैं अपने आप याद करवा दूंगा, बस इतना याद करना है। जीडीपी एमपी कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में परचेज, और दूसरा वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? सेल्स प्लस में डेल्टा स्टॉक। कोई दिक्कत नहीं, बाकी मैं अपने आप याद करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। जब हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे ना, तब अपने आप हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी। सेल्स मैं बता दूंगा भाई, सेल्स मतलब क्या होता है? सामान बेचना, देश के अंदर बेचो या फिर देश के बाहर बेचो, डोमेस्टिक सेल या फिर एक्सपोर्ट। डेल्टा स्टॉक मतलब क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक, ये तो याद हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, परचेज मतलब देश के अंदर बेचे खरीदेंगे या फिर देश के बाहर से खरीदेंगे, डोमेस्टिक परचेज या फिर इंपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे खत्म होता है आपका 7वां फॉर्मूला, और जिसको बोलते हैं हम प्रोडक्शन मेथड या फिर आप कह सकते हो वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है भाई, तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर हम चलते हैं अगले मेथड पे, जिसका नाम क्या है? इनकम मेथड। और अगर बाहर से शोर आ रहा हो तो भाई उसके लिए माफी चाहूंगा। जिसको नोट करना भाई फटाफट से नोट कर लो। हाँ भाई, शुक्र है फिर। तो आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब आता है फॉर्मूला नंबर 8। अब ये 8वां फॉर्मूला है। जो 7वां फॉर्मूला था उसका नाम था प्रोडक्शन मेथड या फिर आप कह सकते हो वैल्यू एडेड मेथड, वो खत्म हो चुका है। अगला आता है जिसको हम बोलेंगे इनकम मेथड। क्या बोलेंगे इस तरह से? इनकम मेथड। अब हमें नेशनल इनकम तो निकालना है, लेकिन इनकम मेथड की तरफ से। ठीक है, अब वही सेम बात है भाई, इनकम मेथड से आप कितनी भी मेहनत कर लोगे भाई, नेशनल इनकम नहीं निकलेगी। तो इनकम मेथड भैया क्या निकाल के देगा? इनकम मेथड निकाल पाएगा एनडीपी एट एफसी। इनकम मेथड से क्या निकलेगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो एनडीपी एट एफसी निकालेंगे हम इनकम मेथड से। अब ये इनकम मेथड से एनडीपी एट एफसी निकलेगा कैसे, वो बात करते हैं। अब देखो, हमें देश की, पूरे देश की नेशनल मतलब इनकम निकालनी है कि देश में पूरा कितना पैसा कमाया गया। ठीक है, अब देश में पैसा कौन कमाता है? जानवर तो कमाते नहीं, पैसा कमाते हैं इंसान लोग, बस। तो हमें क्या करना है? पूरे देश में जितने भी तरह के इंसान होते हैं उन सबकी इनकम का टोटल कर देना है, उसको हम क्या बोलेंगे? अपनी डोमेस्टिक इनकम। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। अब बेसिकली बात ये आती है, देश में कितने तरह के इंसान होते हैं वो तो पता होना चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे। चलिए जी, तो मैं बता रहा हूं देश में कितने तरह के इंसान होते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहला इंसान होता है जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय। पहला इंसान क्या होता है? एम्प्लॉय। सिंपल, एम्प्लॉय क्या होता है? एम्प्लॉय वो इंसान होता है जो किसी के पास जॉब करने के लिए जाता है और बदले में उसे थोड़ी बहुत अपनी सैलरी ले लेता है। ठीक है जी, यानी कि किसी और का काम करता है और बदले में क्या एक्वायर करता है? सैलरी। जैसे कि जितने भी आसपास पे सैलरी पे काम करने वाले लोग हैं ना, या फिर आपके पेरेंट्स वेरेंट्स जिनकी जॉब लगी हुई है कहीं पे भी, वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं? एम्प्लॉय की कैटेगरी में। सिंपल। चलिए, अगला दूसरा आता है एम्प्लॉयर। अब ये एम्प्लॉयर क्या होता है? एम्प्लॉयर मतलब वो इंसान होता है जो उस इंसान से काम करवाता है, यानी किसी इंसान से, एम्प्लॉय से जो काम करवाता है या फिर जो क्या बोलते हैं उसको काम प्रोवाइड करता है, उसे क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब क्या होता है? एक तरीके से आप मान सकते हो बिजनेसमैन होता है जो दूसरों को काम प्रोवाइड करता है, वर्क प्रोवाइड करता है। सिंपल, बदले में उनको क्या देता है? सैलरी। और खुद क्या कमाता है? खुद प्रॉफिट कमाता है। समझे? जैसे आपके पेरेंट्स देखा होगा कहीं पे दुकान उकान या फिर इंडस्ट्री कोई बिजनेस लगा के बैठे होंगे, तो फिर उन्हें क्या बोलेंगे हम? एम्प्लॉयर। तो दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। यानी कि जो भी बिजनेस में काम प्रोवाइड करता है आपको, ये जो भी बिजनेसमैन होता है उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर, और जो उसके पास काम करने वाले लोग हैं उसे क्या बोलेंगे? एम्प्लॉय। अच्छा, कुछ ऐसी कैटेगरी के, कुछ ऐसी बिरादरी के लोग भी होते हैं जो किसी के पास काम करना पसंद नहीं होते करते, जैसे कि जाटों के लोग, है ना भाई? हाँ जी, वैसे ही सेम क्या बोलते हैं हमारे गांव में दादा परदादा, है ना भाई? तो उनको बोलते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं उन्हें? सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है? वो किसी और का काम करना पसंद नहीं करते, वो कहते हैं अपनी जमीन है, अपनी खेती है, हम अपना काम खुद करेंगे। यानी कि वो अपना खुद के बिजनेस के मालिक होते हैं। या फिर इनको भी बोल सकते हो भाई, ये जो चलते हैं संतरे बेचने वाले हो गए या फिर जूस बेचने वाले हो गए, या फिर कोई भी दुकान छोटी मोटी लगा के खड़े हुए हैं, टिक्की पकौड़े, या फिर वो बीच में बड़ा पाव वाली गर्ल वायरस हो रही थी, वायरस नहीं वायरल हो रही थी। ठीक है जी, तो वैसे लोग क्या कहलाते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड, जो अपना काम खुद ही करते हैं, दूसरों से नहीं करवाते, हायर नहीं करते किसी को। सिंपल। आजकल तो बड़े हो गए हैं भाई, तो फिर वो बिजनेसमैन बन चुके हैं, तो वो एम्प्लॉयर बन चुके हैं, अपने नीचे काम करने के लिए लोग रखे उन्होंने, तो इसे क्या बोलते हैं? उन्हें एम्प्लॉय बोलते हैं। सिंपल। लेकिन जब स्टार्टिंग में खुद का बिजनेस चलाना होता है तो उसे क्या बोलते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड। कोई दिक्कत नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब अपना काम खुद करते हैं, किसी और को सैलरी वैलरी देने की जरूरत नहीं होती। समझ में आ गया इतना? कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे। तो अब हमें क्या करना है? पूरे देश में बस ये 3 तरह के लोग होते हैं, इन तीनों लोगों की आपको बस इनकम को जोड़ देना है। जैसे ही आप इन तीनों की इनकम जोड़ दोगे, पूरे देश की डोमेस्टिक इनकम आपको पता चल जाएगी। सिंपल इतना। चलिए, तो सबसे पहले एनडीपीएफसी कैसे निकलेगा? सबसे पहले किसकी इनकम जोड़नी पड़ेगी? एम्प्लॉय की, तो इसको हम बोलते हैं कंपनसेशन
कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो भी मिलता है किसको, एम्प्लॉइज को कंपनसेशन के तौर पे, तो उसे हम जोड़ेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे। सिंपल जी, क्या ऐड करेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो भी कंपनसेशन मिलता है किसको, एम्प्लॉइज को। अब आपको पता है एम्प्लॉइज को क्या क्या कंपनसेशन के तौर पे मिलता है, एम्प्लॉय को क्या क्या कंपनसेशन के तौर पे मिलता है, मतलब क्या इससे कमाते हैं एम्प्लॉय पैसा, आपके पापा मम्मी कहां से पैसा कमाते हैं। तो एम्प्लॉयज को 3 तरीकों से पैसा मिलता है, जैसे कि सबसे पहला इन कैश, जो भी आपके पापा को मम्मी को कैश में पैसा मिलता होगा ना, उसे बोलते हैं इन कैश, कंपनसेशन मिला है वो भी कैश में। जैसे कि क्या क्या मिलता है कैश में, जैसे कि सैलरी है ना जी, जैसे कि वेजेस, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बोनस, तो उसे क्या बोलते हैं हम, इन कैश। सिंपल था, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, कैश के अलावा जो एम्प्लॉइज हैं वो और भी तरीके से पैसे कमाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन काइंड। इन काइंड, काइंड मतलब क्या होता है, काइंड मतलब होता है दयालु, तो मालिक जो है वो दयालु बनके कुछ एक्स्ट्रा पैसे आपको दे देता है, उसको बोलते हैं इन काइंड। इन काइंड मतलब जैसे कि आपने सुना होगा डियरेंस अलाउंस, डीए मिलता है, महंगाई भत्ता जैसे बोलते हैं, ठीक है जी। एक होता है क्या बोलते हैं, हाउस रेंटल अलाउंस। हाउस रेंटल अलाउंस मतलब जैसे अगर आप कहीं दूर रह रहे हो अपनी फैमिली से, सिंपल, तो कंपनी में आना जाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो कंपनी चाहती है कि आप एक वैल्यूएबल एसेट हो उनके लिए, तो अब कंपनी के बगल में ही आपको एक घर प्रोवाइड कर देते हैं, या फिर आपने देखा होगा आईएएस वाईएएस को एक चलते जगह मिल जाती है रहने के लिए, ठीक है जी, ताकि वो अपना काम इजीली कर पाए, तो इसको बोलते हैं हाउस रेंटल अलाउंस, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है जी। उसके बाद आपने सुना होगा ईएसआई की सुविधा मिलती है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी या फिर स्कीम, ऐसे इंश्योरेंस होता है। हाँ जी, ईएसआई मैं भूल गया, ठीक है, जब याद आएगा बताऊंगा। तो ईएसआई का मतलब क्या है भाई, आपका इलाज विलाज का जो खर्चा होता है वो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। उसके बाद भाई ईपीएफ की सुविधा आपको प्रोवाइड करती है, ईपीएफ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है जी। तो प्रोविडेंट फंड यानी कि जो पीएफ होता है ना, यानी कि जो रिटायरमेंट के टाइम पे पेंशन मिलनी होती है, वो भी आपको जो मालिक है आपके वो प्रोवाइड करते हैं। भाई प्राइवेट वालों को भी मिलती है ये सुविधा, मतलब कि पेंशन, सिंपल, खाली गवर्नमेंट ही पेंशन नहीं प्रोवाइड करती, प्राइवेट वालों को मिलती है पेंशन, लेकिन वही बात है कि थोड़ा कम मिलती है गवर्नमेंट वालों की तुलना में, कंपैरिजन में। लास्ट तीसरा, इंप्लॉइज को और क्या मिलता है भाई, इंप्लॉइज को मिलता है ये याद रखना भाई, ट्रिपल एस बाय एम्प्लॉयर, ठीक है जी। अब ये ट्रिपल एस का मतलब क्या होता है भाई, ट्रिपल एस का मतलब होता है सर सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इसका मतलब क्या होता है, जो भी इंप्लॉयर है ना वो अपने एम्प्लॉयज के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्रोवाइड करता है। यानी जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, काम करते करते किसी इंसान का, किसी बंदे का मशीनों में हाथ पैर आ जाते हैं, तो फिर उनकी दिक्कत हो जाती है भाई, ठीक है, तो इस वजह से उसका इलाज करवाना पड़ता है, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो वो सब जो प्रोवाइड करने का काम कर होता है वो क्या होता है, एम्प्लॉयर का होता है, और वो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है किसको, एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉय जो है वो इतने तरीकों से पैसा कमाते हैं, मतलब ये अर्निंग का तो सोर्स नहीं माना जाएगा, लेकिन एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया हमको, यानी कि उसको एम्प्लॉय को मिला, तो बस उसको कैलकुलेट किया जाएगा यहाँ पे। सिंपल जी, बढ़िया। तो इन तरह 3 तरीकों से जो है एम्प्लॉय अपने पैसे कमा सकते हैं, कहां से, मालिकों से, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया। 3 तरीके होते हैं जहां से जो एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। अच्छा ये चीज इंपॉर्टेंट भाई, कई बार एग्जाम में पागल बनाने के लिए यहाँ पे ट्रिपल एस एम्प्लॉयर की जगह यहाँ पे एम्प्लॉय लिख के दे देगा, तो मैं बता रहा हूँ एम्प्लॉय आपको बिल्कुल भी नहीं लेना, यहाँ पे क्या देख रहा है, एम्प्लॉयर ही होना चाहिए। अगर एम्प्लॉयर है तब तो आपको इंक्लूड करोगे, लेकिन अगर एम्प्लॉय दे रखा है तब इंक्लूड नहीं करोगे। तो मैं, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। दूसरा इंसान जो यहाँ पे पैसे कमाता है वो कौन होता है, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब वही बिजनेसमैन जो पैसे कमाता है उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर, सिंगल। अब एम्प्लॉयर जो पैसे कमाता है वो आपको इंक्लूड करने हैं। अब आपको पता है जो एम्प्लॉयर होता है ना, क्या वो सैलरी पे काम करता है, नहीं भैया, बिजनेसमैन सैलरी पे काम नहीं करते, बिजनेसमैन प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। प्रॉफिट का मतलब होता है सरप्लस, तो बिजनेसमैन किसके लिए काम करते हैं, सरप्लस के लिए। तो बस दूसरी चीज आपको जोड़नी है यहाँ पे, क्या दूसरी चीज आप जोड़ोगे, ऑपरेटिंग सरप्लस, यानी बिजनेस को ऑपरेट करने के बाद जो भी बचा सरप्लस यानी प्रॉफिट, उसे क्या बोलते हैं हम, ऑपरेटिंग सरप्लस। और ये पैसा किसका होता है, ये पैसा होता है बिजनेसमैन का, जो बिजनेसमैन पैसे कमाता है उसे बोलते हैं क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस। सिंपल। अब ये ऑपरेटिंग सरप्लस कई बार नहीं दिया होता, तो आप 4 चीजों को जोड़ के ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल सकते हो। कितनी चीजों को जोड़ के, 4, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया। अब आप खुद सोचो, मैंने आपको बताया था बिजनेसमैन प्रोडक्शन करता है, और प्रोडक्शन करने के लिए हमें 4 फैक्टर्स की जरूरत होती है, 4 चीजों की जरूरत होती है। कह रहा भैया बताया था, मैं भूल गया। सर मैं बताता हूँ फिर से, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं उन्हें। बिजनेसमैन को प्रोडक्शन करने के लिए 4 चीजों की जरूरत है। हाँ जी, कौन कौन से, पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल, और चौथा एंटरप्रेन्योर। हाँ मेरे को पता है, एंटरप्रेन्योर। हाँ जी, आगे चलते हैं। तो
लैंड के बदले में हमको क्या पे करना पड़ता है? रेंट। लेबर के बदले में वेजेस, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे हमको सैलरी पे करनी पड़ती है बिजनेसमैन को, ठीक है जी। और कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और इंटरप्रेन्योर मतलब एंटरप्रेन्योर को हाँ जी प्रॉफिट देना पड़ता है। भाई मैं एंटरप्रेन्योर बोलूंगा, समझ जाना, ठीक है जी। हाँ। तो ये हो गया भाई 4। आगे चलते हैं, तो इसको बोलते हैं पेमेंट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। करवाया था भाई, बहुत अच्छे। तो अब बिजनेसमैन कहां से पैसा कमाता है? बस ये 4 तरीके हैं जहां से बिजनेसमैन पैसा कमाता है। पहला, रेंट से, किसी को मकान अपना किराए पे दे दिया और बदले में क्या कमा रहा है? रेंट। दूसरा, वेजेस से, कहीं पे काम करने जा रहा है तो बदले में उससे क्या मिल रही है? वेजेस। तीसरा, इंटरेस्ट, कहीं पे बड़ा पैसा दे दिया ब्याज पे तो वहां से ब्याज कमा रहा है। और कई बार प्रॉफिट से भी पैसा कमाता है बिजनेसमैन। तो 4 तरीकों से बिजनेसमैन कमाता है, बस वो 4 आपको चीजें वहां पे ऐड करनी है। तो 4 चीजें कौन सी? बिजनेसमैन कहां से पैसा कमाता है? पहला पैसा वो कमाता है रेंट से। इतना समझ में आ गया? बढ़िया। दूसरा वो पैसा कमाता है सैलरी और वेजेस से। लेकिन आप खुद सोचो, अगर सैलरी कमाने के लिए वो कहीं पे गया काम करने के लिए, बदले में उसको सैलरी या वेजेस मिल रही है, तब वो इंप्लॉयर कहां रहा? वो तो इंप्लॉय बन गया। और इंप्लॉय के लिए हमने सैलरी वेजेस तो पहले इंक्लूड कर लिया ना भाई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में, समझे? हाँ जी। तो यहाँ पे सैलरी और वेजेस नहीं आएगा बस खाली। तो सैलरी वेजेस की जगह क्या लिखे भैया? तो सैलरी वेजेस की जगह यहाँ पे लिखेंगे हम रॉयल्टी, क्योंकि कुछ बिजनेसमैन ऐसे हैं जो अपने नाम से पैसा कमाते हैं, रॉयल्टी से पैसा कमाते हैं। सिंपल, जैसे कि अगर आप किंगफिशर की रॉयल्टी लेना चाहो, या फिर जैसे एमबी चाय वाले की भी रॉयल्टी बिक्री थी, ठीक है जी, तो आप वैसे नाम यूज कर सकते हो उनका और फिर वहां से पैसा कमा सकते हो। तो अपने नाम बेच के भी कुछ लोग क्या करते हैं? पैसे कमाते हैं। तीसरी चीज, हमें कहां से बिजनेसमैन पैसा कमाते हैं? इंटरेस्ट से, सिंपल जी, ब्याज से। और लास्ट चौथी चीज कहां से पैसा कमाते हैं? प्रॉफिट से। तो ये आप जब 4 चीजें जोड़ दोगे, 4 चीजें कौन सी है भाई? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। सिंपल जी। तो 4 चीजें जोड़ते के साथ ही आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। कोई दिक्कत तो नहीं? आसान था बात, बढ़िया, बहुत अच्छी। ये दिखाई दे रहा है ना भाई? एक बार चेक कर लो। चलो ठीक है, दिखाई दे रहा है, बढ़िया। हाँ जी, शुरू करते हैं। तो ये 4 चीजों से आप लोग जो है वो बिजनेसमैन जो है वो पैसे कमाते हैं। अब सुनिए ध्यान से, कई बार आपको एग्जाम में प्रॉफिट नहीं देगा। अब प्रॉफिट कैसे निकाले? सुनिए ध्यान से। सबसे पहली चीज, प्रॉफिट नहीं देगा तो क्या करें? अब आप पहले एज्यूम करो सर कि आपको सबसे पहले ये प्रॉफिट हो गया कितने रुपए का? 100 रुपए का। क्या आप ये प्रॉफिट घर ले जा सकते हो? आपके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का, क्या आप प्रॉफिट घर ले जा सकते हो? नहीं भैया, ये प्रॉफिट घर नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट आएगी। जब भी आप इनकम कमाते हो तो फिर गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता है? टैक्स। तो बस गवर्नमेंट आपका काटेगी टैक्स। तो अपने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, मान लेते हैं 20 रुपए, कह रहा भैया 50 रुपए टैक्स लगी। हाँ, अभी एग्जाम के लिए मान लेते हैं कि 20 रुपए गवर्नमेंट ने क्या ले लिया आपसे? टैक्स। तो बस जो आपके पास प्रॉफिट बचा, इसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास कितना बचा? 80 रुपए। 100 में से 20 गए, 80 रुपए बच गए। सिंपल, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो सुनिए ध्यान से, अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो हमें कौन सा प्रॉफिट यहां पे ऐड करना होता है भाई? हमें प्रॉफिट ऐड करना है ये वाला। तो ये वाला प्रॉफिट अगर ना दे, 100 रुपए अगर ना दे, तो कैसे निकालोगे ये वाला प्रॉफिट? तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा ना, उसमें वापस ऐड कर देना ये वाला टैक्स जो हमने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, तो बस आपको निकल जाएगा प्रॉफिट, मिल जाएगा प्रॉफिट। ठीक है सर? तो प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है कि जो आपके पास होगा ना प्रॉफिट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं भाई, ठीक है? तो जो आपके पास होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसके अंदर आप ऐड कर दोगे क्या? इसको बोलते हैं टैक्स। टैक्स कौन सा? कॉर्पोरेट टैक्स। तो उसके अंदर आप ऐड कर दोगे कॉर्पोरेट टैक्स, सीटी। सिंपल इतना, बढ़िया। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर आपको क्या ऐड करना है? कॉर्पोरेट टैक्स। कोई दिक्कत तो नहीं? अब आगे सुनिए ध्यान से। अब 80 रुपए आपका क्या हो गया? प्रॉफिट। अब क्या आप घर ले जा सकते हो? हाँ, घर ले जा सकते हो, लेकिन सोचो कई बार बिजनेस को भी तो प्रॉफिट की जरूरत पड़ जाती है, पैसों की जरूरत पड़ जाती है। क्या हम कर्जा मांगते रहेंगे क्या बाहर लोगों से? नहीं। तो इस टाइम पे बिजनेस पता है दिमाग लगाता है। बिजनेस कहता है ये प्रॉफिट मैं घर क्यों ले जाऊं सारा का सारा, एक काम करते हैं, इस प्रॉफिट के 2 पार्ट कर देते हैं। पहला 40 रुपए अलग और दूसरा 40 रुपए अलग। ये जो 40 रुपए है मैं इसको सेव कर लेता हूं ताकि मेरे पास आगे फ्यूचर में कभी जरूरत हो तो मैं उसको यूज कर सकूं। ठीक है जी? प्रॉफिट को मैं बचा लेता हूं कि बिजनेस में ही डेवलपमेंट के लिए काम आएगा आगे। ठीक है? और ये जो 40 रुपए है मैं ये घर ले जाता हूं, तो इसको मैं डिविडेंड के तौर पे जितने भी पार्टनर्स हैं उसमें बांट देता हूं। सिंपल। तो बस यहां पे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के कितने पार्ट हो गए? 2, सेविंग और दूसरा डिविडेंड। डिविडेंड मतलब जो प्रॉफिट पार्टनर्स ने बांट लिया, घर ले गए अपने। सिंपल। तो इन दोनों को जोड़ के भी क्या निकाल सकते हो आप? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल सकते हो। तो बस अगर आप प्रॉफिट का दूसरा फॉर्मूला देखना चाहो, जो कि मेन फॉर्मूला यही है, जो कि एग्जाम्स में अगर आया तो फिर आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो कौन सा है? सुनिए, सबसे पहले हाँ जी, कैसे निकलेगा ये प्रॉफिट? प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई? सबसे पहले तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना पड़ेगा, जो कि निकलेगा सेविंग और डिविडेंड को जोड़ के, यानी कि, और उसके बाद आपको जोड़ना पड़ेगा ये कॉर्पोरेट टैक्स जिसे मैं बोलता हूं।
लिख देता हूँ यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट मतलब बिजनेस को टैक्स देना पड़ता है ना, तो कॉर्पोरेट टैक्स। तो बस आपको क्या जोड़ना है, 40 40 और 20, यानी आपको कॉर्पोरेट टैक्स, सेविंग और डिविडेंड जोड़ना है, बस आपका प्रॉफिट आ गया। यानी सबसे पहले आप जोड़ोगे सीटी कॉर्पोरेट टैक्स, फिर आप जोड़ोगे सीएसटी कॉर्पोरेट सेविंग टैक्स, और फिर आप जोड़ोगे क्या, डिविडेंड। बस आप इन तीनों जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहला कौन सा तरीका है भाई, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर, हाँ जी, प्रॉफिट निकालने के दो तरीके हैं। सबसे पहला कौन सा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स जोड़ना है। दूसरा तरीका क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस में सीएसटी प्लस में डिविडेंड। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे चलो भाई, बहुत अच्छे। अब देखो कई बार ना, देखो सीटी मतलब मैंने बता दिया भाई कॉर्पोरेट टैक्स होता है। सीएसटी का मतलब क्या होता है, तो सीएसटी की फुल फॉर्म होती है कॉर्पोरेट सेविंग टैक्स। वो अच्छा, इसका नाम सेविंग टैक्स, टैक्स क्यों, गवर्नमेंट को दे रहे हैं? नहीं सर, ये गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, ये पैसा अपने पास ही रख रहे हैं हम फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, समझे। बस वो उनको बता रहे हैं, जो डिविडेंड मांगते हैं ना, वो बोलते हैं हमें पूरा प्रॉफिट में से 80 रुपए 40 रुपए क्यों दिया, हमें तो 80 रुपए पूरे पूरे दो। तो फिर वो बताना पड़ता है कि भाई हमने फ्यूचर के लिए सेव रखे, और वो फ्यूचर के लिए बोलते हैं नहीं भैया हमें फ्यूचर नहीं चाहिए। बिजनेसमैन जो होते हैं वो बोलते हैं पूरा पैसा दो। तो हमें बताना पड़ता है एक तरीके से कि भैया गवर्नमेंट ने टैक्स काट लिया, क्योंकि कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते एक सेकंड में, ठीक है भाई, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते, तो इस वजह से बता देते हैं भाई गवर्नमेंट ने टैक्स काट लिया, इसलिए उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सेविंग टैक्स। हाँ, वैसे अगर दिखाना चाहें इसका दूसरा नाम भी होता है भाई, कॉर्पोरेट सेविंग टैक्स मतलब क्या होता है, जो पैसा हमने क्या किया है, सेव किया है, सिंपल, बढ़िया। किसके लिए, फ्यूचर के लिए, यानी जो पैसा बांटा नहीं है, जो बांटा उसे बोलते हैं डिविडेंड, जो नहीं बांटा उसे बोलते हैं सेविंग, है ना। तो इसको बोलते हैं कई बार अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो कई बार कॉर्पोरेट सेविंग टैक्स को, सीएसटी को, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम से भी बोल देंगे भाई, जो प्रॉफिट हमने बांटा नहीं है। और कई बार इसको प्लस नहीं करना, मतलब एक तरीके से इनके अलग अलग नाम है ये, ठीक है जी। तो इसका दूसरा तीसरा नाम क्या है, इसको हम कई बार बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। ऐसी अर्निंग जो हमने रिटेन कर ली फ्यूचर के लिए, बचा ली फ्यूचर के लिए, ठीक है, उसको खर्च नहीं किया, उसे हम क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। तो ये तीनों नामों से दे सकते हैं किसको, सीएसटी को। तो सीएसटी के ये तीन नाम है, नीचे दे रखे हैं, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को पता है सर बहुत बड़ा फॉर्मूला है, तो इस वजह से आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप अच्छे तरीके से याद भी कर लो। और लास्ट लास्ट क्या, लास्ट कौन सा है, सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कहां से पैसा कमाता है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड जहां से पैसा कमाएगा उसे बोलेंगे हम उसकी इनकम। और बढ़िया भाई, तो लास्ट जो सेल्फ एम्प्लॉयड कमाता है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। क्या बोलते हैं उसे, मिक्स्ड इनकम। सेल्फ एम्प्लॉयड जहां से पैसा कमाए उसे क्या बोलेंगे, मिक्स्ड इनकम। अब भैया मिक्स्ड इनकम के कोई भी पार्ट नहीं है, क्योंकि इसकी इनकम के बारे में पता ही नहीं चलता, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड जो होता है वो खुद ही पैसा कमाता है, सारा पैसा खुद ही कैलकुलेट करता है, इसलिए कि कोई और कैलकुलेट नहीं करता इसके लिए पैसा, तो इसलिए इसके कोई पार्ट नहीं है, बस आपको मिक्स्ड इनकम देगा, बस आपको ऐड करना है, उसके बाद कुछ ऐड नहीं करना। समझ गया, बढ़िया भाई। तो ये है आपका कौन सा फॉर्मूला भाई, आठवां फॉर्मूला। और आठवां फॉर्मूला यहाँ पे होता है पूरा पूरा खत्म, ठीक है भाई। तो कैसे निकालोगे, इनकम मेथड में निकलता है एनडीपीएफसी, कैसे निकलेगा, तो मैं बोलूंगा एनडीपीएफसी कैसे निकलेगा, तो आपको बोलना है तीन चीजें जोड़ के। पहला सीओई मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा ओएस मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा मिक्स्ड इनकम को जोड़ के। सिंपल, मैं लिख ही देता हूं सर। मिक्स्ड इनकम कौन कमाता है, मिक्स्ड इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है जी, जो सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम कमाते हैं उसको बोलते हैं। चलिए, अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैसे निकलेगा, इन कैश, इन काइंड और ट्रिपलेस एम्प्लॉयर को जोड़ के, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही बोलना है, मैं पूछूंगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे इन कैश, इन काइंड और ट्रिपलेस एम्प्लॉयर जोड़ के। ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकलेगा, तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को जोड़ के, सिंपल। और प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो भाई प्रॉफिट के लिए ये वाला फॉर्मूला बेशक से मत याद करना, थोड़ा ये वाला फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको वो वाला फॉर्मूला याद करना है। कैसे निकलेगा प्रॉफिट, सीटी प्लस में सीएसटी प्लस में डिविडेंड, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया। और लास्ट में कुछ भी नहीं, खत्म। अच्छा, मेरे को लग रहा है सर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे, इतना बड़ा पूरा चार्ट याद नहीं होगा, मैंने समझा दिया पूरा। एक बार मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको फॉर्मूला कौन कौन से याद करने हैं मेन, ठीक है जी, ताकि आप एग्जाम के लिए याद कर लो फटाफट से। तो सबसे पहला इस फॉर्मूले से निकलता है एनडीपी एट एफसी। तो मैं पूछूंगा कैसे निकलेगा एनडीपी एफसी, तो आप बोलोगे सीओई प्लस में ओएस प्लस में मिक्स्ड इनकम, बस इतना याद करें ना, आपको मिल जाएगा एग्जाम में, ये वर्ड तो देंगे ना एग्जाम में, ठीक है जी। उसके बाद मैं बोलूंगा सीओई कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे इन कैश, इन काइंड प्लस में ट्रिपल एस एम्प्लॉयर जोड़ के, ठीक है जी। फिर मैं बोलूंगा कि ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है जी। और फिर मैं पूछूंगा प्रॉफिट कैसे निकलेगा, बस ये चौथा आखिरी फॉर्मूला, तो आप बोलोगे सीटी प्लस में सीएसटी प्लस में डिविडेंड, ठीक है जी। तो यहां पे खत्म होता है आपका कौन सा मेथड, यहां पे खत्म होता है आपका इनकम मेथड। समझ में आया भाई, कोई दिक्कत नहीं।
भाई आई होप कि भाई मुश्किल है क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे अच्छे तरीके से, और अगर आप वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई सब दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग से थैंक यू आपको, ठीक है। हाँ जी, और आपने नहीं कर रखा तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर दिया बाद में, कोई आफत नहीं आ रही है, ठीक है, अरे आराम से कर दिया बाद में। हम भी यही हैं, आप भी यही हो, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, है ना। अभी फिलहाल नहीं, एक और फॉर्मूला करवाना है ना, अब करेंगे भाई एक्सपेंडिचर मेथड, तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। कर लियो भाई नोट फटाफट। हाँ भाई शुक्र है, आगे चलते हैं भाई। लास्ट हमारा मेथड आता है, मतलब सॉरी तीसरा मेथड हमारा आता है जिसको हम बोलते हैं नोवा फॉर्मूला, और ये है एक्सपेंडिचर मेथड। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड से हम निकालेंगे नेशनल इनकम, सिंपल। अब एक्सपेंडिचर मेथड जो होता है ना भाई, इससे आप कितनी भी मेहनत कर लो, इससे कितने भी कुछ भी कर लो, इससे हमेशा ही निकलेगा जीडीपी एट एमपी। जो पहले मेथड से यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड से निकल सॉरी प्रोडक्शन मेथड से जो निकलता है ना, वही सेम जो है इससे भी निकलेगा जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एमपी कैसे निकलेगा, अब समझिए। देश में जितना भी आप एक्सपेंडिचर मेथड है, तो देश में जितना भी खर्चा किया जाता है आपको खर्चों को जोड़ना है। जैसे प्रोडक्शन मेथड में हमने जितना भी प्रोडक्शन किया था उसकी वैल्यू जोड़ा था, है ना, वैल्यू एडेड मेथड जिसे बोलते थे। इनकम मेथड में देश में जितनी भी इनकम कमाई जाती थी उसको जोड़ा था। अब ये एक्सपेंडिचर मेथड है, देश में जितना भी खर्चा किया जाता है आपको उसको जोड़ना है, सिंपल है ना। चलिए, तो खर्चे अब कितने तरह के होते हैं बेसिकली, तो खर्चे भैया होते हैं दो तरह के। एक तो होता है खाने के लिए खर्चा, और एक होता है कुछ बनाने के लिए खर्चा, सिंपल। अब जो खाने वाला खर्चा होता है उसे बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी जो भी चीज आप खाते हो, जैसे फल फ्रूट सब्जी वब्जी ये सब खाने पे खर्चा करते हो। दूसरा होता है कौन सा, बनाने के लिए खर्चा। बनाने का खर्चा मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे आपने घर खरीदा, घर बनाया अपना, ठीक है, या फिर आपने कोई कपड़े वपड़े खरीदे तो फिर आपने अपनी इमेज बनाई, समझे। जो भी खर्चा आप अपने उस पे करते हो, इन्वेस्टमेंट पे करते हो, ठीक है जी, उसे बोलते हैं हम क्या, बनाने वाला खर्चा यानी कि इन्वेस्टमेंट, सिंपल। तो बस आप ये दोनों खर्चे जोड़ लो, सिंपल। तो एक्सपेंडिचर मेथड में कौन से खर्चे जुड़ते हैं, पहला खाने वाला खर्चा जिसको हम बोलते हैं फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सिंपल, ये जोड़ना है। प्लस में आपको जोड़ना है दूसरा जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या जोड़ना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था सर, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, आपको याद है इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन मैंने करवाई थी। इन्वेस्टमेंट क्या था, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, एक ऐसी प्रोसेस जिससे क्या पैसा हमारा क्या होता है, बढ़ता है धीरे धीरे, उसी को बोलते हैं कैपिटल, जिससे फॉर्म होती है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो कई बार ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह वो लिख के दे देगा आपको ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। तो डरना मत, इन्वेस्टमेंट का मतलब और कैपिटल का फॉर्मेशन का मतलब सेम ही होता है, कोई चेंज नहीं है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट लिख दे तब भी वही बात है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिख दे तब भी वही बात है, चेंज नहीं है उसके अंदर। आएंगे क्वेश्चन सर, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तब पता चलेगा आपको। हाँ जी, लास्ट में बस एक तीसरी चीज, लास्ट की चीज मेरी तरफ से मेरे कहने पे जोड़ लो बस एक, तो आपका पूरा निकल जाएगा आंसर। लास्ट में क्या जोड़ना है आपको, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट, जो भी सामान आपने विदेशों में बेचा उसे बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। तो बेचने पे जो भी खर्चा होता है वो सारा सारा किस में आ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट पे। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था ना, बहुत अच्छे। तो बस आपको तीन चीज जोड़नी है, पहली चीज फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और लास्ट में तीसरा क्या, नेट एक्सपोर्ट। इन तीनों जोड़ते ही साथ ही आपका क्या हो जाएगा, जीडीपी पे निकल जाएगा। अब बस एक चीज और ध्यान रखना, कई बार आपको फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं देता तो आप दो चीजें जोड़ के निकालोगे, क्या, पहला गवर्नमेंट का खर्चा, मतलब गवर्नमेंट का वही फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना, प्लस में दूसरा प्राइवेट का, प्राइवेट मतलब हम जैसे लोग जो है वो भी तो खर्चा करते हैं ना भाई खाने पीने पे, तो गवर्नमेंट भी करेगी हम भी करेंगे, तो दोनों को जोड़ लेना भाई, गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट का भी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आप क्या निकाल पाओगे, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कोई दिक्कत नहीं, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट को जोड़ के आ जाता है टोटल, टोटल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको निकालना है। आगे चलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिखता तो आप इन दोनों चीजों को जोड़ के निकाल सकते हो। क्या क्या, पहला ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन था, अगर आपको ना दिखे तो आपको देखना है क्या, आपको देखना है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, सिंपल सर। यानी कि आपको क्या मेक श्योर करना है, आपको ये देखना है कि उसके अंदर अब जब आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा तो आप ढूंढोगे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी आपको फिक्स्ड वाली वैल्यू देखनी है, समझ में। और जैसे ही आपको फिक्स्ड वाली वैल्यू दी जाए तो आपको समझ जाना ये वाली वैल्यू नहीं है, ये कौन सी वैल्यू है, ये वाली ग्रॉस
ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। सिंपल, यानी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पे आपने जितना खर्चा किया। मैंने बताया था ना खर्चे दो तरह के होते हैं, सॉरी मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा क्या होता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। समझे? तो अगर आपने कुछ खर्चा किया है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पे, अपनी फिक्स्ड एसेट पे, तो उसे तो इन्वेस्टमेंट मिलेंगे, लेकिन साथ साथ में दूसरी इन्वेस्टमेंट भी होती है भाई। दूसरी इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? जिसे हम बोलते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, या फिर दूसरा नाम क्या है उसका? डेल्टा स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। तो याद रखना, जब भी आपको दिखे फिक्स्ड, उसके साथ साथ क्या जोड़ना है आपको? डेल्टा स्टॉक। और वो कैसे निकलता है सर? क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। बताया था मैंने आपको, याद करवाऊंगा बिल्कुल सर, आपको याद हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक, ठीक है सर। तो ऐसे निकलता है क्या? डेल्टा स्टॉक। तो डेल्टा स्टॉक कैसे निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। तो बस मैं क्या बता रहा हूं, दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक होती है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। पहले बता चुका हूं भाई, अगर आपने नहीं देखी तो भाई डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, आप देख के आओ। दूसरी मतलब दूसरा चैप्टर भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा 2.5 घंटे का चैप्टर है। मैंने अच्छे तरीके से समझा के हर एक कंसेप्ट क्लियर करवाया आपको वहां पे, ठीक है जी। तब आपको ये फॉर्मूले ज्यादा आसान लगेंगे करने में। चलिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे निकलेगा? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस में डेल्टा स्टॉक। फिक्स देखना, अगर फिक्स है तो डेल्टा स्टॉक जोड़ना है, फिक्स नहीं होगा तो डेल्टा स्टॉक नहीं जोड़ेंगे, वैसी वैल्यू लिख देंगे क्योंकि वो वही होगा बिना फिक्स वाला। सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट आपको देखना है नेट एक्सपोर्ट। अगर आपको नेट एक्सपोर्ट दिख गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नेट एक्सपोर्ट नहीं दिख रहा तो आप कैसे निकालोगे? आज ये भी समझा रखा है मैंने आपको, कैसे? एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट। ये एक्स दिख रहा है, एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट, एम का मतलब होता है इंपोर्ट। भैया एक्सपोर्ट की तो फुल फॉर्म ऐसी होती है ना, मतलब पूरी फुल फॉर्म मतलब स्पेलिंग EXPORT, तो यहाँ पे ई होना चाहिए ना। नहीं सर, जो ई वर्ड है ना वो हमने एक्सपेंडिचर को दे रखा है, तो अगला वर्ड जो बचा वो एक्स बचा, इसलिए हम इसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। दूसरा इंपोर्ट, भैया इंपोर्ट में आई होता है ना सबसे पहले, तो भैया आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। आई जो वर्ड है हमने इन्वेस्टमेंट को दे रखा है, तो इसलिए अगला वर्ड जो बनता है वो एम बनता है, इसलिए इसको दे रखा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को एक्स और एम। तो एक्स माइनस में एम करेंगे, एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट करेंगे, तब आपको मिल जाएगा नेट एक्सपोर्ट। सिंपल। हाँ, और अगर आपको नेट इंपोर्ट दे रखा है तो बस उसका साइन चेंज करके यहाँ पे लिख देना नेट एक्सपोर्ट की जगह, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्की बात? बहुत अच्छे। और सर यहाँ पे खत्म होता है ये वाला फॉर्मूला, कौन सा? एक्सपेंडिचर मेथड। मैंने बताया था बहुत छोटा सा मेथड ये वाला, आप आराम से कर लोगे। तो एक्सपेंडिचर मेथड में कितने आइटम आते हैं? 3। पहला कौन सा आता है? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तीसरा कौन सा आता है भाई? नेट एक्सपोर्ट। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा? गवर्नमेंट और प्राइवेट का जोड़ के, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे निकलेगा? फिक्स के साथ डेल्टा स्टॉक जोड़ के। और एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलेगा? एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट करके। सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं। बस एक चीज और छोटी सी बात है और पूरा फॉर्मूला खत्म। क्या? सुनिए, इस मेथड से ना खाली जीडीपी एमपी नहीं निकलता, इस मेथड से एनडीपी एट एमपी भी निकलता है। यानी कि भैया इस मेथड में जी की जगह क्या निकाल सकते हैं? एन भी निकाल सकते हैं। हाँ जी, जी की जगह हम नेट भी निकाल सकते हैं, यानी ग्रॉस की जगह हम नेट भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे? भैया? तो अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पे ग्रॉस लिखा हुआ है तब तो जीडीपी एमपी ही आएगा, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि ग्रॉस की जगह क्या लिखा हुआ हो? नेट लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में, तो बस आपका आंसर क्या आएगा? एनडीपी एट एमपी। समझ रहे हो? यानी अगर आपके क्वेश्चन में यहाँ पे ग्रॉस दे रखा है तब तो आप जीडीपी एमपी निकालोगे, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में यहाँ पे एन दे रखा है, नेट दे रखा है, तब आप क्या निकालोगे? यहाँ पे जीडीपी एट एमपी। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ गया ना भाई? बहुत अच्छी बात है। कोई डाउट्स? कुछ पूछना है? जिसको अगर भाई डाउट आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मतलब सॉरी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना जो भी आपके डाउट्स हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा आपके डाउट्स क्लियर करने की, ठीक है जी। बस थोड़ा टाइम वेस्ट मत करना, जल्दी कर देना कमेंट फटाफट से। कभी सोचने में लग जाओ भैया बताएंगे, भैया नहीं बताएंगे, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ ऐसा बड़ा डाउट हुआ जो थोड़ा मुश्किल है समझाना तो भाई वीडियो बना के बता देंगे आपको, ठीक है जी, स्पेशल अलग। तो इसको बोलते हैं भाई एक्सपेंडिचर मेथड। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका नोवा मेथड, जिसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है जी। हाँ जी, इसके बाद हमको एक और मेथड करना है जिसका हमको अंदर हमको डिस्पोजेबल इनकम और ये सब इनकम निकालना सीखना है, ठीक है जी। तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ भाई शुक्र है। फिर तो आते हैं सर अपने अगले टॉपिक पे। अब आता है फॉर्मूला नंबर 10। इससे पहले हम 9 फॉर्मूले ऑलरेडी कर चुके हैं। मेरे को पता है भाई कि मैंने 6 फॉर्मूले तक तो बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले करवाए थे, ठीक है। और उसके बाद 7वां 8वां 9वां फॉर्मूला आपके लिए थोड़ी सी बड़ी फॉर्मूले हो गए, ठीक है जी। आपका प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। अब ये मेरी बात मानो भाई, जितने बड़े फॉर्मूले हैं ना उतने ज्यादा आपको नंबर दिलवाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है उसकी, ठीक है। और इन सब में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना वो ये वाला फॉर्मूला है जो मैं करवाने जा रहा हूँ, फॉर्मूला नंबर 10। क्योंकि 7वां 8वां 9वां फॉर्मूला प्रोडक्शन इनकम एक्सपेंडिचर मेथड जब आपने 11वीं 12वीं करी होगी ना उस टाइम पे आपने पढ़ लिया होगा, और उस टाइम पे थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, इसलिए उस टाइम पे आ चुका है एक बार, तो दोबारा आना पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है,
ठीक है, और आगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, आ सकता है वैसे एग्जाम्स में आए हैं कई बार, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है कि ये 10वां फॉर्मूला है जो कि आपके एग्जाम्स में आया नहीं कभी भी, ठीक है, उस टाइम पे सिलेबस में शायद ना होगा ही नहीं आपके सिलेबस में, ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा प्रोबेबिलिटी ज्यादा रखता है कि आपके एग्जाम्स में आने की। तो चालू करते हैं भाई, ये है चौथा फॉर्मूला जिससे हम नेशनल इनकम निकालेंगे, ठीक है भाई। अब ये बेसिक फॉर्मूला है कि पहले जमाने में नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती थी, सिंपल, हाँ जी, तो पहले जमाने में नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है, बस ये बेसिक फॉर्मूला है, इसका कोई नाम नहीं है कि प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड की तरह, तो बस बेसिक फॉर्मूला है, उसी से कैसे निकालेंगे, तो हमें निकालनी है सीधा नेशनल इनकम, और इस मेथड से सीधा नेशनल इनकम ही निकलती है, ठीक है जी। तो हम निकालने जा रहे हैं नेशनल इनकम, सिंपल। अब ये नेशनल इनकम कैसे निकलेगी, नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपी एट एफसी, पहले मैं करवा चुका हूं, ठीक है, और ये बात मैं बार बार बता चुका हूं, नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपी एट एफसी, नेशनल का मतलब होता है एनएनपी एट एफसी। अगर आपने नहीं देखा भाई तो पीछे जो पिछला चैप्टर गया है ना, उसमें मैंने समझा चुका हूं, पूरी 2.5 घंटे की वीडियो थी, आप आराम से उसमें देख सकते हो। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो ये नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती थी, नेशनल इनकम का मतलब होता है एक देश की बाउंड्री में जितना भी लोगों, सॉरी एक देश की बाउंड्री कर रहा हूं, सॉरी, एक देश के लोगों ने जितना भी पैसा कमाया है वो सारा पैसा आपको जोड़ना है, इसको क्या बोलेंगे हम, नेशनल इनकम, चाहे वो देश के अंदर से कमाया हो चाहे देश के बाहर से कमाया हो, सिंपल। चलिए, अब ये सब तो जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए बस हम दो तरीके से लोग पैसे जोड़ लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो प्राइवेट के लिए सेक्टर के लिए काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए काम करते हैं, बस दोनों का पैसा जोड़ लो, आपको मिल गई नेशनल इनकम। तो बस नेशनल इनकम कैसे निकालते थे पहले टाइम पे, बस पहली चीज प्राइवेट इनकम जोड़नी है, जो प्राइवेट सेक्टर से पैसे कमाते हैं लोग उनकी प्राइवेट इनकम, सिंपल। एक तरीके से ये वही इनकम होती है जो बिजनेसमैन प्रॉफिट ही कमाते हैं, उसी प्रॉफिट को ये चलते हैं, क्या नाम दे देते हैं, प्राइवेट इनकम। मैंने आपको पिछले इनकम मेथड के कंसेप्ट में समझाया था, प्रॉफिट नाम का कॉलम होता है प्रॉफिट, उसी प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं भाई, प्राइवेट इनकम। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे। एक बार देख लो भाई रिकॉर्ड सही से हो भी रही है नहीं हो रही, तो ठीक है अभी तक तो चल रहा है, हाँ जी शुक्र है। कभी कभी आउट ऑफ फोकस होती है भाई, तो उसको मैनेज करना, ठीक है भाई, हमारे पास कैमरा है, मेरा है नहीं कि मतलब फोकस उसका सेट करे। चलिए, तो प्राइवेट इनकम प्लस में दूसरी जो इनकम है, दूसरी कौन सी जोड़नी है हमें, गवर्नमेंट इनकम, जो भी गवर्नमेंट पैसा कमाती है आपको वो इनकम जोड़नी है, ठीक है जी। दोनों इनकम को जोड़ने के बाद आप आराम से निकाल लोगे क्या, नेशनल इनकम। इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है दिमाग लगाने वाली बात, बस दो पॉइंट है, एक प्राइवेट इनकम एक गवर्नमेंट इनकम, दोनों को जोड़ते के साथ आपके क्या निकल के जाएगी, नेशनल इनकम, सिंपल। मेन टॉपिक जो है ना भाई, जो ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं, वो है गवर्नमेंट इनकम कैसे कैलकुलेट करके निकालें। सुनिए, अब गवर्नमेंट इनकम कैसे कैलकुलेट करके निकालें, तो गवर्नमेंट इनकम निकालते समय भाई, गवर्नमेंट इनकम निकालते समय गवर्नमेंट की कुछ ना इनकम के सोर्सेज है, बस वो जोड़ने हैं, कुछ गवर्नमेंट खर्चे करती है, बस उसको माइनस कर देने, सिंपल, बस। तो कैसे, जैसे कि गवर्नमेंट के पता है लोग पैसे कहां से कमाते हैं, गवर्नमेंट से, दो जगहों से। गवर्नमेंट कहां से पैसे कमाती है, दो जगहों से। पहला, गवर्नमेंट ने कुछ कंपनियां खरीद रखी हैं, कुछ गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी खरीद रखी है, जिनसे गवर्नमेंट को इनकम मिलती रहती है रेगुलरली, ठीक है जी। इसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज, ठीक है जी। कुछ गवर्नमेंट की डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज है, वहां से गवर्नमेंट को क्या मिलती है, इनकम, और उस इनकम को हम बोलते हैं सेविंग। आप इनकम भी बोल सकते हो, इनकम ऑफ डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज, सिंपल जी। चलिए, और दूसरा, कुछ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज भी है गवर्नमेंट के पास, बाद में पढ़ेंगे डिपार्टमेंटल क्या होता है, नॉन डिपार्टमेंटल क्या होता है, बस ये होता है चाहे डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज हो चाहे नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज हो, गवर्नमेंट की जो भी बिजनेस है, जो भी है गवर्नमेंट के इनकम के सोर्स, वो सारे आपको जोड़ने हैं। तो दूसरा क्या होता है, इनकम फ्रॉम, या फिर आप बोल सकते हो सेविंग फ्रॉम। मैं बता रहा हूं भाई, इनकम बोल दे चाहे सेविंग बोल दे, सेम ही बात होगी, आपके लिए कोई डिफरेंट नहीं होगा। तो सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज, बस आपको मेन फॉर्मूला याद करना है, वरना समझने के चक्कर में फंस गए फिर तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि हर, मैं समझा रहा हूँ अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो भाई, एग्जाम में आपको लिख के आना पड़ेगा, टाइम आपके पास है नहीं उतना, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट की इनकम कहां से होती है, एक तो डिपार्टमेंटल चलते हैं इनकम, मतलब कुछ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के ऐसे हैं जहां से वो इनकम कमाती है, जैसे कि आईआरसीटीसी, रेलवे का डिपार्टमेंट, ठीक है जी। ऐसे कुछ नॉन डिपार्टमेंटल इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट के, जहां से गवर्नमेंट को भी इनकम मिलती है, जैसे कि एलआईसी हो गया, जो गवर्नमेंट ने आधी प्राइवेट सेक्टर में बेच दिया और आधी गवर्नमेंट के पास ही है, सिंपल से। चलिए, तो इन तरीकों से गवर्नमेंट क्या करती है, पैसे कमाती है, प्रॉफिट कमाती है। आगे चलते हैं, लेकिन इसके बाद गवर्नमेंट को ना कहीं बाहर पैसा देना भी पड़ता है, तो बस वो गवर्नमेंट की इनकम नहीं है, या फिर गवर्नमेंट कहीं बाहर से भी पैसा कमा लेती है, वो भी गवर्नमेंट की इनकम नहीं है ना जी। गवर्नमेंट अपने मतलब की जो फैक्ट्री इनकम नहीं है, मैं एक तरीके से कहना चाह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट बाहर से ट्रांसफर इनकम कमाती है, डोनेशन मांग लेती है, या फिर कुछ दक्षिणा मांग लेती है, एक्स्ट्रा इनकम मांग लेती है, तो वो गवर्नमेंट की इनकम है नहीं, बस वो माइनस करना पड़ेगा। यानी इन दोनों को सम करके आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, पहला चलते हैं इनकम, या फिर मैं साफ साफ लिख दूं तो करंट
ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट। कई बार गवर्नमेंट ही ट्रांसफर कर देती है कुछ एक्स्ट्रा पैसा, तो वो आपको माइनस करना पड़ेगा यहां से, ठीक है। और इसके साथ साथ और क्या माइनस करना पड़ेगा आपको, पहला पॉइंट ये है। दूसरा और क्या माइनस करना पड़ेगा, और आपको माइनस करना पड़ेगा करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कई बार बाहर से, विदेशों से भी आपके पास डोनेशन आ जाती है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाती है गवर्नमेंट के पास, वो भी एक्स्ट्रा इनकम है, ट्रांसफर इनकम है ना, इसलिए मैंने बोला करंट ट्रांसफर। जो भी ट्रांसफर इनकम आती है उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, हमेशा नेशनल इनकम में कौन सी इनकम इंक्लूड होती है, फैक्टर इनकम हमेशा, ठीक है। प्लस में और कौन सी चीज माइनस करनी पड़ेगी, कई बार लोन हमको पे करना पड़ता है, हाँ जी, तो इसको बोलते हैं नेशनल, भाई अगर बाहर से सो रहा हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा, डेट इंटरेस्ट। जो गवर्नमेंट ने नेशनल डेट ले रखा है, कर्जा ले रखा है वर्ल्ड बैंक से, उस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो वो हमारे पास से पैसे जा रहा है, इसलिए उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के ज्यादातर खर्चे इसी तरीके से होते हैं। चलिए भाई वापस चलते हैं एक बार। तो गवर्नमेंट की इनकम क्या होती है भाई, गवर्नमेंट कहां से इनकम निकालनी है, पेपर में आपको साफ साफ मेन चीज क्या देखनी है, मेन चीज देखनी है डिपार्टमेंटल इनकम। अगर कहीं पे आपको इनकम मिल रही है डिपार्टमेंट से, वो जोड़नी है। नॉन डिपार्टमेंटल इनकम या सेविंग कुछ भी मिल जाए आपको वो जोड़नी है, सिंपल। और उसमें से माइनस क्या करनी है, तीन चीजें, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की करंट ट्रांसफर पेमेंट, जो भी गवर्नमेंट ने क्या है, सॉरी इनकम, जो भी गवर्नमेंट को ट्रांसफर इनकम मिली है वो माइनस करनी है गवर्नमेंट से। उसके बाद करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर आपको विदेशों से मतलब कि अब्रॉड से आपको इनकम मिली है ट्रांसफर इनकम, वो भी आपको माइनस करनी है, जैसे डोनेशन हो गया, ग्रांट्स हो गया, ये सब चीजें। उसके बाद नेशनल डेट ट्रैप, यानी कि आपने कोई इंटरेस्ट सॉरी नेशनल डेट इंटरेस्ट, कोई भी आपने लोन ले रखा था उस पर आपने इंटरेस्ट पे किया है, तो वो भी आपको माइनस करना है, सिंपल इतना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है इसकी प्राइवेट इनकम। एक सेकंड भाई, बाहर से शोर आ रहा है, थोड़ा पॉज कर देता हूं, बाद में बनाते हैं वीडियो, ठीक है जी। हाँ जी श्योर है, ठीक। दूसरा प्राइवेट इनकम। अब प्राइवेट इनकम कैसे निकालेंगे सर, वो कैसे निकलती है, बहुत सिंपल सर। प्राइवेट इनकम जैसे मैंने बताया ना, प्राइवेट इनकम मतलब क्या होता है, जब इनकम मेथड में मैंने करवाया था ऑपरेटिंग सरप्लस, उसके चार पार्ट थे, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। उसके बाद जो प्रॉफिट वाला पार्ट था ना, बस उसी को बोलते हैं प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम का मतलब होता है भाई जितना भी हम लोग पैसा कमाते हैं बस उसको बोलते हैं प्राइवेट इनकम। अच्छा हाँ, एक चीज और, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्राइवेट इनकम निकालो, तो प्राइवेट इनकम कैसे निकलेगी, जो भी आपकी नेशनल इनकम है, मतलब कि एनएनपीआरएफसी है, उसमें से बस आपको गवर्नमेंट की जो इनकम है ना, यानी कि ये सारी इनकम आपको ये माइनस कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब माइनस करना है, ये वाला टॉपिक यहाँ पे माइनस करना है, और ये वाला इधर माइनस हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस। इतना समझ में आ गया, मतलब इस तरीके से, या फिर इसमें से ये माइनस, मान लो ये है 5000 और ये है 1000, तो 5000 में से इसका टोटल 1000 मान लो, तो 5000 में से आपका 1000 गया, बच गया यहाँ पे कितना 4000, 4000 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस नेशनल इनकम में से, तो आपकी प्राइवेट इनकम पता चल जाएगी। सिंपल से, ये बेसिक आंसर आगे करेंगे। इसके बाद मैं बनाऊंगा ही आराम से आपके लिए कि नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, और सर न्यूमेरिकल्स में टाइम लगेगा, तो हो सकता है कि उसकी 2-3 वीडियो मैं बनाऊं अच्छे तरीके से, ठीक है जी। तो मेक श्योर करना कि आप अच्छे तरीके से देखो, क्योंकि जो स्टार्टिंग के 6 फॉर्मूले थे ना, उनको समझाने के लिए ही मेरे को एक वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद के जो 3 फॉर्म, मतलब कि जो मैंने 3 फॉर्मूले करवाए हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, उनको समझाने के लिए अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। उसके बाद ये वाले जो कंसेप्ट है इनको समझाने के लिए मेरे को अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, समझे जी, क्योंकि चैप्टर बड़ा है भाई और इंपॉर्टेंट भी आपके लिए। चलिए भाई, तो इतना समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है ना, बढ़िया, परफेक्ट। और आपके दोस्त जो भी होंगे भाई उनको शेयर कर देना और बोलना अभी से देखना चालू कर दो, क्योंकि एग्जाम आते आते ना भाई आपके पास टाइम नहीं रहता, फिर आप कमेंट में लिखना चालू कर देते हो कि भैया हमारा सिलेबस पूरा नहीं होगा, भैया कैसे करेंगे, कोई शॉर्ट ट्रिक बता दो, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, बस खाली बी से देखना चालू करोगे ना, तो उस टाइम तक पूरा हो जाएगा आपका सिलेबस। अब फिर तुम टाइम वेस्ट करोगे तो भाई मेरी गलती नहीं है उसके अंदर ना, तो इस वजह से मैं शॉर्ट में जितना हो सकता है उतना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़े एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ, बीच बीच में आपको मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा चलते बकवास भी कर देता हूँ, ठीक है जी। मगर वही बात है, अगर आप अभी से लगना चालू करोगे ना तभी आपका कुछ हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा सर, वरना दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट नहीं है, और भी सब्जेक्ट हैं जो आपको कवर अप करने हैं, ठीक है जी। वापस चलते हैं, एक बार फिर से समझा देता हूं भाई प्राइवेट इनकम मतलब क्या होता है। प्राइवेट इनकम का मतलब होता है कि जो भी प्राइवेट सेक्टर वाले जो प्रॉफिट कमाते हैं उस प्रॉफिट को बोलते हैं हम क्या, प्राइवेट इनकम। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बढ़िया। क्या भैया जो हमारा होता है प्राइवेट इनकम यानी पर्सनल इनकम भी सेम ही होता है? नहीं सर, प्राइवेट इनकम अलग चीज है और पर्सनल इनकम अलग चीज है। प्राइवेट इनकम का मतलब वो क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्टर ने प्रॉफिट कमाया। पर्सनल इनकम मतलब क्या होता है, जो मेरा प्रॉफिट है, मतलब कि केवल हमारा प्रॉफिट है। जैसे कि जब भी प्राइवेट इनकम कमाती है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर पैसे कमाता है, प्रॉफिट कमाता है, उसको क्या वो घर ले जाता है उस पैसे को उठा के? नहीं, उसको सबसे पहले क्या देना पड़ता है, टैक्स। तो मैंने बताया अभी था, जैसे आपको 100 रुपए प्रॉफिट कमाया आपने, तो उसमें से आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो बस प्राइवेट इनकम में से आप क्या करोगे, सबसे पहले
प्राइवेट इनकम में से क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। अच्छा भाई ये टॉपिक अलग है, बस इतना समझ में आ गया ना, हाँ ठीक। तो प्राइवेट इनकम कैसे निकलता है, बस वो समझा रहा हूँ। प्राइवेट इनकम कैसे निकलता है सर, तो प्राइवेट इनकम तीन चीजें जोड़ के मैंने बताया था आपको, सीटी कॉर्पोरेट टैक्स जिसको हम बोलते हैं, दूसरा सीएसटी कॉर्पोरेट सेविंग टैक्स जिसको हम बोलते हैं, लास्ट तीसरा डिविडेंड। ठीक है जी। तो सीटी मतलब क्या होता है सर, सीटी का मतलब होता है भाई कॉर्पोरेट टैक्स, लिख देता हूं यहां पे आपको समझ में आ जाए, कॉर्पोरेट टैक्स। सीएसटी मतलब इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सेविंग टैक्स। तो कुछ पैसा होता है जो कंपनी वाले अपने पास सेव कर लेते हैं, बचा लेते हैं कि फ्यूचर में काम आएगा, इसको रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं, रिटेन अर्निंग। ठीक है जी। और इसका एक और नाम होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेबल, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये पहले बता चुका हूं मैं सब चीज, हाँ जी। आपको याद नहीं है तो भाई मेरी गलती नहीं है उसमें। फिर लास्ट होता है डिविडेंड, जो सभी उन लोगों को बांटी जाती है, और ये जो डिविडेंड होती है यही होता है बस खाली इनके लिए क्या, पर्सनल इनकम। यही डिविडेंड को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं हम पर्सनल इनकम। यही डिविडेंड क्या चीज है, पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम। समझ में आ गया भाई। तो पर्सनल इनकम अगर कोई बोले कैसे निकालेंगे, तो जो प्राइवेट इनकम होता है उसमें से सीटी और सीएसटी माइनस कर दोगे तब आपको मिल जाएगा क्या, पर्सनल इनकम। क्यों, क्योंकि प्राइवेट इनकम निकलता कैसे, इन तीनों को जोड़ के प्राइवेट इनकम निकलता है। यानी जो पर्सनल इनकम होगी उसमें सीएसटी जोड़ना पड़ेगा, उसमें सीटी जोड़ना पड़ेगा, तब आपके पास क्या आएगा, प्राइवेट इनकम। सिंपल। यानी अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको छोटा सा फॉर्मुला समझाना चाहूं, तो शॉर्ट फॉर्म में छोटा सा फॉर्मुला, अगर आपको पूरा बड़ा याद नहीं हो रहा तो पहला फॉर्मुला कि प्राइवेट इनकम कैसे निकलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आता है भाई, प्राइवेट इनकम कैसे निकालेंगे। तो प्राइवेट इनकम निकालने के सर कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो है आपके पास, हाँ नहीं यहाँ पे नहीं बताता ना, वहां पे बताता हूँ, वहां पे जगह है। तो सबसे पहला तरीका प्राइवेट इनकम निकालने का, प्राइवेट इनकम निकालने का जो आपका NNP@FC है, यानी कि जो आपका नेशनल इनकम है उसमें से माइनस कर दो गवर्नमेंट की इनकम। ठीक है जी। दूसरा तरीका क्या है प्राइवेट इनकम निकालने का, प्राइवेट इनकम निकालने का सीटी सीएसटी और डिविडेंड को जोड़ के, यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स जोड़ना है प्लस में कॉर्पोरेट सेविंग टैक्स जोड़ना है, जिसको हम रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं, नाम ज्यादातर ये वाला यूज किया जाएगा रिटेन अर्निंग, प्लस में पर्सनल इनकम जोड़नी है, प्लस में डिविडेंड जिसको बोलते हैं पर्सनल इनकम जोड़नी है। ठीक है जी। ये तीनों चीजें जोड़ते के साथ ही आप क्या निकाल सकते हो, प्राइवेट इनकम निकाल सकते हो। ठीक है जी। अच्छा कई बार आपसे बोलेगा भैया पर्सनल इनकम कैसे निकलेगी, तो वो बता देता हूं सर। पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम कैसे निकलेगी, बस ये चीजें यहां पे प्लस की उधर जाएगी क्या हो जाएंगी, माइनस। तो जो आपकी प्राइवेट इनकम है, जो आपकी प्राइवेट इनकम है उसमें से माइनस करना है क्या, कॉर्पोरेट टैक्स, और माइनस करना है रिटेन अर्निंग यानी कॉर्पोरेट सेविंग टैक्स। तो अब आपकी क्या आ जाएगी, पर्सनल इनकम आ जाएगी, यानी आपकी खुद की इनकम आ जाएगी। समझ में आया सर। ये शॉर्ट फॉर्मूले बने इनसे, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट सर, इसके हर एक पार्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है जी। ये निकालो, ये प्राइवेट इनकम निकालो, पर्सनल इनकम निकालो, ऐसे ऐसे फॉर्मूले पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। समझे, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए अच्छा एक और टॉपिक आता है, पर्सनल इनकम हमने निकाल ली, अब टॉपिक का नाम आता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्या ये जो हमारी पर्सनल इनकम है जो हमको मिला, क्या इसको हम खा सकते हैं, मतलब कंज्यूम कर सकते हैं, नहीं सर अभी कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये जो है ना पर्सनल इनकम, इसके भी भाई तीन पार्ट होते हैं, इसके भी तीन पार्ट होते हैं। जो आपका पर्सनल इनकम है उसके भी तीन पार्ट है। तीन पार्ट कैसे है इसके, सुनिए। सबसे पहला जो पार्ट है, जो भी आपकी पर्सनल इनकम आपको मिली है उसमें से आपको क्या देना पड़ेगा सर, उसको आपको इसमें से आपको देना पड़ेगा सबसे पहले गवर्नमेंट को टैक्स। एक सेकंड भाई फिर से शोर आ रहा है बाहर से, तो करता हूं पॉज। हाँ जी शुक्र है, चलिए भाई चालू करते हैं। तो मैंने क्या बोला था, मैंने मतलब पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम के कितने पार्ट होते हैं सर, इसके भी तीन पार्ट होते हैं, क्योंकि ये पूरी इनकम हम घर ले जाकर नहीं जा सकते, मतलब ये खा नहीं सकते, घर ले जा सकते हैं मगर खा नहीं सकते। क्यों, क्योंकि इसमें से सबसे पहले हमको देना पड़ेगा डिविडेंड में से सबसे पहले हमको देना पड़ेगा क्या, पर्सनल टैक्स, जो हमारा जैसे गवर्नमेंट इनकम टैक्स लगाती है ना, कॉर्पोरेट टैक्स हमने पहले दे चुका। मान लो एक कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसमें कॉर्पोरेट टैक्स दे देती है वो, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं वो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जिसे बोला जाता है, टीडीएस बोला जाता है। जैसे वैसे ही पहले ही कट जाता है पैसा, फिर वो गवर्नमेंट कंपनी वाले कुछ पैसा सेव कर लेते हैं फ्यूचर में अपनी ग्रोथ के लिए कंपनी की, उसके बाद जो प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स में बांट देते हैं। अब जो पार्टनर्स में प्रॉफिट बांटा गया उसमें से जो उनकी इनकम हुई उसमें से उनको देना पड़ेगा पर्सनल टैक्स। पर्सनल टैक्स, पर्सनल टैक्स का मतलब जैसे कि
उनको देना पड़ेगा वहां पे गवर्नमेंट को, कि जैसे इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, समझे, ऐसे ऐसे पर्सनल टैक्स उनको देने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आपने ये भी दे दिया, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी होती है, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी होते हैं जो गवर्नमेंट कमाती है, जैसे कि क्या बोलते हैं, पर्सनल टैक्स हो गया, इसके अलावा गवर्नमेंट कमाती है बिना टैक्स के पैसे, जैसे फाइन हो गया, चालान हो गया, ठीक है जी, बढ़िया, इसको बोलते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट गवर्नमेंट की, या फिर मिसलेनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस टू गवर्नमेंट, जैसे कि फाइन, चालान, या फिर आप बोल सकते हो नॉन टैक्स पेमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को हम पेमेंट करते हैं जो कि टैक्स नहीं है, जैसे फाइन भरना, चालान भरना, ये सब भरना। उसके बाद जो पैसा बचता है ना, वो हमारा कंज्यूमेबल बचता है, यानी कि डिस्पोजेबल इनकम बचती है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेट डिस्पोजेबल इनकम। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया ये नेट डिस्पोजेबल इनकम क्या है वो बता दो, तो इसका सेपरेट अलग से फॉर्मूला देता हूं। नेट डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकलेगी, तो जो आपका पर्सनल, देखो इन तीनों जोड़ोगे तब आपको क्या मिलेगा, पर्सनल इनकम मिलेगी। तो बस जो इसमें पर्सनल टैक्स और ये जो है, एक सेकेंड, हाँ, तो जो पर्सनल इनकम है उसमें से अगर आप पर्सनल टैक्स और ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस घटा दोगे ना, जो गवर्नमेंट को हम पे करते हैं, बस आपकी नेट डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी। यानी कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, फॉर्मूला डिस्पोजेबल इनकम का, नेट डिस्पोजेबल इनकम, वो कैसे निकलती है, तो जो आपका पर्सनल इनकम थी, पर्सनल इनकम जो थी आपके पास, उसमें से आपने माइनस कर दिया पर्सनल टैक्स, और फिर उसमें से माइनस कर दोगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस या फिर नॉन टैक्स पेमेंट टू गवर्नमेंट, जो भी हमने गवर्नमेंट को नॉन टैक्स पेमेंट करी है वो वाली, ठीक है जी। मिसलेनियस एक्सपेंसेस आते हैं गवर्नमेंट को जो हमने पे करे, फीस, चालान, ये सब चीजें, तब आपको क्या मिल जाएगी, नेट डिस्पोजेबल इनकम। इतना समझ में आ गया भाई। तो बस आपके लिए ये मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये 3 फॉर्मूले जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाएंगे, ठीक है जी। तो ये वाले फॉर्मूले हैं। अब खुद सोचो भाई, अगर मान लो आपको डिस्पोजेबल इनकम पूछ ली, नेशनल इनकम आपको दे रखा है, तो पहले आपको प्राइवेट इनकम निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा पर्सनल इनकम, उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा नेट डिस्पोजेबल इनकम, समझे। जैसे कि अगर मान लो आपको नेट डिस्पोजेबल इनकम पूछ लिया, तो और नेशनल इनकम दे रखी है, पहले प्राइवेट इनकम निकालो, गवर्नमेंट इनकम माइनस करके, फिर उसमें से सीटी और कॉर्पोरेट टैक्स माइनस करो, तब आप निकालो पर्सनल इनकम, यानी कि डिविडेंड जिसे बोलते हैं, उसमें से आप पर्सनल टैक्स और मिसलेनियस एक्सपेंसेस माइनस करो, तब आपका आएगा नेट डिस्पोजेबल इनकम। समझ में आया? तो इस तरीके से आपसे टॉपिक पूछे जाते हैं, और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई। ये फॉर्मूला इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड, वो सब आराम से कर लोगे आप, क्योंकि आप बचपन में कर चुके हो। ये वाला फॉर्मूला आपने नहीं करा, और इसी के ऊपर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन मिलेंगे भाई, पक्का पक्का मिलेंगे। इसलिए मैं प्रैक्टिस में भी इस टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करूंगा आपके लिए, ठीक है जी। तो आराम से करना। ये हो गया भाई आपका कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 10, ठीक है। अब हम चालू करेंगे फॉर्मूला नंबर 11 से, और भाई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो भी है, ठीक है जी। तो कोई दिक्कत तो नहीं, तो एक बार नोट कर लो फटाफट से, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है जी। करिए फटाफट से नोट। राम राम भाई, और बढ़िया। हाँ भाई, शुक्र है। तो अब आते हैं सर अपने अगले फॉर्मूले पे। बड़े बड़े जितने भी फॉर्मूले थे ना भाई, वो खत्म हो चुके हैं, बस खाली 4 फॉर्मूले थे बड़े बड़े, एक प्रोडक्शन मेथड, एक इनकम मेथड, और एक एक्सपेंडिचर मेथड, और एक नेशनल इनकम का न्यारा ही मेथड करवाया था मैंने आपको, नया नया ताजा ताजा गरम गरम हैंडसम सा, ठीक है। अब रह गए बस खाली छोटे छोटे फॉर्मूले। अब छोटे छोटे फॉर्मूले क्या है, बस वो खत्म कर लो, आपका पूरा चैप्टर खत्म। मैंने बोला था 15 फॉर्मूले करवाऊंगा भाई, 15 से एक फालतू नहीं होगा, बस खाली 15 फॉर्मूले में ही आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट, ठीक है सर। चलिए, ये आता है फॉर्मूला नंबर 11 आपके लिए। तो फॉर्मूला नंबर क्या है सर, फॉर्मूला नंबर है 11, कह रहा है नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकलेगी, ठीक है जी। और सेम ऐसे ही फॉर्मूला नंबर 12 बिल्कुल सेम ऐसे ही, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकलेगी, ठीक है जी। अब इनका नाम तो बिल्कुल सेम है भाई, मतलब नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम और ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ज्यादा फर्क है नहीं, बस यहाँ पे नेट है और यहाँ पे ग्रोस है, सिंपल। शॉर्ट फॉर्म में इसको मैं क्या बोलता हूँ भाई, शॉर्ट फॉर्म में मैं जल्दी से ये नहीं लिखूंगा ना पूरा नाम हर बार, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ भाई एन, फिर से एन, फिर से डी आई, इसको मैं बोलता हूँ भाई नंदी, और इसको हम बोलते हैं गंदी, GNDI। कोई दिक्कत तो नहीं। तो जब भी मैं नंदी और गंदी बोलूंगा तो आपको समझना है भाई, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है और ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है, बस ये निकालना सीखना है हमें,
सिंपल, और ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। जैसे नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, कह रहा भैया ये तो सीख रखा हमने, भैया अभी भी निकालना सिखाया था आपने, नेट डिस्पोजेबल इनकम। नहीं सर, ये थोड़ी सी अलग है। ये जो नेट डिस्पोजेबल इनकम है ये पर्सनल इनकम है, मतलब कि एक किसी इंसान की, जैसे पर्सनल इनकम से ही तो निकाला था ना हमने, तो ये पर्सनल है, यानी कि इसको अगर पूरा नाम लिखा जाए तो इसका होगा नेट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। लेकिन हम एक इंसान की नहीं निकाल रहे, एक पर्सन की नहीं निकाल रहे, हम पूरे नेशन की निकाल रहे हैं, पूरे देश की निकाल रहे हैं। तो नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकलेगी, बस हमको वो समझना है। अब वो कैसे निकलेगी सर, सबसे पहली बात, इसके अंदर जो आपने ये निकाला था ना, क्या निकाला था, नेशनल इनकम, जो आपकी नेशनल इनकम है उसके अंदर आपको बस ऐड करनी है दो चीजें, दो आइटम्स, क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी, और उसके साथ साथ आपको एक आइटम और ऐड करना है, वो क्या, ट्रांसफर पेमेंट या फिर ट्रांसफर इनकम। तो आप बोलोगे ट्रांसफर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या फिर आप कह सकते हो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जो भी आपको वर्ल्ड से ट्रांसफर इनकम मिली आपको वो जोड़ना है, सिंपल। तो बस आप ये दो आइटम जोड़ते के साथ ही आपको क्या मिल जाएगा, नंदी। नंदी कैसे निकलेगा, नेशनल इनकम के अंदर आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ना है, एनआईटी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज आपको जोड़नी है नेट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, जो भी विदेशों से आपको ट्रांसफर इनकम मिली वो भी जोड़ना है, क्योंकि दोनों ही इनकम हमारे लिए है और दोनों ही इनकम गवर्नमेंट के लिए है, और वही हम क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। सिंपल इतना, बढ़िया, बहुत अच्छे। लास्ट ये वाला फॉर्मूला कैसे निकलेगा, अब मैंने आपको बताया था सर, जब भी एन से जी पे जाना हो, याद है पहला फॉर्मूला, जब हमने पहला फॉर्मूला सीखा था, फॉर्मूला क्या था, जी और एन। जी मतलब क्या होता है, ग्रॉस, और एन मतलब क्या होता है, नेट। तो मैंने बताया था जी से एन पे जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस डेप, और एन से जी पे जाने के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं डेप। तो बस अब हमें एन से किस पे जाना है, जी पे, तो एन से जी पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो बस क्या प्लस करेंगे, जो आपने नंदी निकाला था, एन एन डी आई, जो आपने नंदी निकाला है, बस इसके अंदर आपको डेप ऐड कर देना है, बस यही फॉर्मूला बन गया आपका किसका, नंदी का। इतना समझ आ गया, ये हो गया आपके फॉर्मूला नंबर 11 और 12। ज्यादा मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, आई होप भाई, बहुत इजी फॉर्मूले, बहुत आसान से फॉर्मूले, आप आराम से कर लोगे, ठीक है जी। बस तो यहाँ पे 12 फॉर्मूले हो चुके हैं, 3 फॉर्मूले और रह गए। अगर आपने 3 फॉर्मूले और कर लिए, ये मान लो आपने पूरा नेशनल इनकम के जो फॉर्मूले वाले चैप्टर थे पूरा खत्म कर दिया भाई, समझे, और आप हर एक न्यूमेरिकल करने के लिए तैयार हो जाओगे। और टेंशन मत लो भाई, न्यूमेरिकल प्यार से होंगे, आराम से होंगे। आपको फॉर्मूला याद नहीं है, आप फॉर्मूला याद करने में फोकस करो, न्यूमेरिकल मैं करवाने पे आराम से टेका ले जाऊंगा, ठीक है भाई, आपके न्यूमेरिकल हो जाएंगे। अगर आप अच्छे तरीके से कर रहे हो तो अच्छे खासे न्यूमेरिकल करवा देता हूँ मैं। फिलहाल तो 2 फॉर्मूले भाई, फटाफट से इसको नोट करना है, नोट करो। बस ये डिफरेंस याद रखना, ये है नेट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, एक इंसान की इनकम है, पर्सनल कितना डिस्पोज कर सकते हो, कितना खा सकते हो वो, और ये है नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ज्यादातर ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये मान लो 1 2 3 4 5, ये 5 टॉपिक है जो आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। बाकी फॉर्मूले एक तरफ और ये 5 फॉर्मूले जो है वो एक तरफ है। तब ये 5 फॉर्मूले याद करोगे, मेरे को बहुत खुशी होगी भाई कि आपने कुछ याद किया, सिंपल, क्योंकि इसी में से आपको देखने को मिलेगा। फिर आप बोलोगे भैया आया था लेकिन आपने किया, मतलब हमने किया नहीं क्योंकि हमने फॉर्मूले याद नहीं किए थे, समझे सर, इतना करवा रहा हूँ, इस पे फोकस करो। मतलब टोटल 15 करने हैं वैसे तो 15 फॉर्मूले याद कर लो, बेस्ट है भाई, लेकिन अगर आप नहीं हो रहे, ये 5 तो पक्का पक्का होने चाहिए आपके पास, ठीक है जी। चलिए जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर हम लास्ट के 3 फॉर्मूले और खत्म करते हैं, ठीक है जी। फटाफट से नोट कर लियो भाई, हाँ भाई शुक्र है। तो चालू करते हैं सर अपना अगला टॉपिक। और अगला टॉपिक करने से पहले सर बता दूं, हमने ऑलरेडी 12 फॉर्मूले खत्म कर दिए हैं, अब हम करवाने वाले हैं सर आपको 13वां फॉर्मूला, 13 फॉर्मूला, ठीक है जी। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन देखे गए हैं वो इसी टॉपिक में से देखे गए हैं, ठीक है भाई। वो पीछे बैठ के हंस रहा है भाई, क्योंकि ऑलरेडी 4 बार शूट हो चुका है, बार-बार काट चुका हूं मैं, क्योंकि बाहर से नॉइस आ रहा था बहुत ज्यादा। चलो भाई शुरू करते हैं। तो 13वां पार्ट, 13वां फॉर्मूला जो आपको करना है, और इस टॉपिक का नाम है सर जीडीपी डिफ्लेटर। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है जीडीपी डिफ्लेटर। अब ये जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है सर, इसका एक और नाम है जीडीपी डिफ्लेटर का, जिसको हम बोलते हैं प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स। और प्राइस इंडेक्स का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सिंपल, चलिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसका नॉर्मल, पहले मैं फॉर्मूला समझा देता हूं, फिर आपको बताता हूं कि है क्या चीज। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है भाई, इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी मल्टीप्लाई में 100। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए वैसे ही सेम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का भी फॉर्मूला होता है, क्या, सिग्मा P1 Q0 अपॉन में सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई में 100। ये फॉर्मूला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, ये फॉर्मूला है जीडीपी डिफ्लेटर का। और जबकि मैंने बताया कि जीडीपी डिफ्लेटर, प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तीनों ही सेम बात होती है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों ही फॉर्मूले में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों ही सेम फॉर्मूले हैं,
समझ में आया? इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक बार समझाने की बात है, समझाने की देर है, जैसे आपको समझाऊंगा आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सिंपल। चलिए, तो टॉपिक समझने से पहले एक छोटा सा वर्ड है जिसको आपको समझना पड़ेगा। बात आती है किसकी? जीडीपी की। जीडीपी का मतलब होता है एक देश की बाउंड्री में हमने कितना पैसा कमाया। अब मान लो देश की बाउंड्री में बस मैं ही रहता हूं, तो मैं कितना पैसा कमा सकता हूं? सोचिए, मान लेते हैं मैंने एक पिज्जा बेचने की दुकान खोली है और मैं दिन में 10 पिज्जा में बेच देता हूं और एक पिज्जा का प्राइस है 100 रुपए, तो मैंने कितना पैसा कमाया भैया? 100 रुपए का पिज्जा था, 10 पिज्जा मैंने बेचे, टोटल मैंने कमाया भैया 1000 रुपए। कैसे निकाला आपने? मल्टीप्लाई करके। किसको किससे? यानी आपको आपने प्राइस को मल्टीप्लाई किया किससे? क्वांटिटी से, तभी तो आपने निकाला मेरी इनकम कितनी है। और जितनी मेरी इनकम होगी वैसे ही तो देश की इनकम पता चली जाएगी, मतलब करी जाएगी। देश में कितना प्राइस किया रखा गया है और कितनी क्वांटिटी बेची गई है, उसको मल्टीप्लाई करते ही क्या निकल जाएगी? जीडीपी। समझ में? यानी प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके क्या आता है? जीडीपी आता है। अब देखिए ध्यान से, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हमको जीडीपी निकालनी है पुराने साल की, यानी कि ओल्ड ईयर की, पुराने सालों की, तो उसको हम बोलते हैं बेस ईयर। पुराने साल का मतलब क्या होता है? बेस ईयर। और वहीं पे जो पुराने साल में जो प्राइस रखा जाएगा, ओल्ड प्राइस जो रखा जाएगा, ठीक है जी, तो ओल्ड प्राइस का मतलब होता है बेस प्राइस। बेस प्राइस। वैसे ही अगर कोई क्वांटिटी होगी पुरानी क्वांटिटी, तो उसको बोलते हैं क्या? बेस क्वांटिटी। यानी पुराने को मतलब क्या होता है? पुराने का मतलब होता है बेस, यानी कि पुराना साल। सिंपल इतना। चलिए आगे चलते हैं। वहीं पे अगर मैं बोल रहा हूं किसी में न्यू, तो न्यू का मतलब होता है भाई न्यू ईयर, या फिर आप कह सकते हो उसे करंट ईयर। तो करंट ईयर का मतलब क्या होता है? जो इस साल हमारा चल रहा है, ये वाला साल, जैसे हम मान लो अभी हमारा चल रहा है कौन सा? 2025, तो 2025 क्या बन गया हमारा? करंट ईयर। 2024 क्या हो गया? बेस ईयर। 2004 क्या हो गया? बेस ईयर, पुराना साल। चलिए, अगर मैं बोलता हूं कहीं पे न्यू प्राइस के बारे में बात करता हूं, तो न्यू प्राइस का मतलब होता है करंट प्राइस। करंट प्राइस, ठीक है जी, करंट प्राइस। सेम अगर मैं कहीं पे बात करता हूं न्यू क्वांटिटी की, तो इसका मतलब होता है करंट क्वांटिटी। अभी टाइम पे जो करंट क्वांटिटी चल रही है वो क्वांटिटी। सिंपल इतना। चलिए, अब इसको डिनोट किससे करते हैं? जो बेस प्राइस होता है, पुराना प्राइस, उसको डिनोट किया जाता है P0 से, और नया प्राइस होता है इसको डिनोट करते हैं P1 से। बेस क्वांटिटी दिखाई जाती है Q0 से और नई क्वांटिटी, करंट क्वांटिटी दिखाई जाती है Q1 से। कोई दिक्कत तो नहीं था? चलिए, तो अगर हम पुराने साल की जीडीपी निकालना चाहते हैं, क्या ओल्ड जीडीपी या फिर बेस ईयर की जीडीपी निकालना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? पुराने साल के प्राइस को यानी P0 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्वांटिटी 0 से, यानी पुराने साल की क्वांटिटी से। और वहीं पे अगर हम करंट ईयर की जीडीपी निकालना चाहते हैं, न्यू जीडीपी निकालना चाहते हैं, तो हमें नया साल का प्राइस लेना पड़ेगा। क्वांटिटी तो वही लेनी पड़ेगी, बस खाली हमें साल कौन सा लेना पड़ेगा? नए साल का लेना पड़ेगा, मतलब कि सॉरी, प्राइस कौन सा लेना पड़ेगा? नया प्राइस लेना पड़ेगा। और इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं भाई, पुराना साल है ना, इसलिए इसे बोलते हैं रियल जीडीपी। क्या बोला जाता है इसे? रियल जीडीपी। और इसे बोला जाता है क्या? इसे बोला जाता है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी। और ऐसा कब बोला जाएगा? केवल एक क्वांटिटी को बेचने से जो हो रहा है? नहीं जी, सारी क्वांटिटीज को बेचने पे जितनी भी टोटल इनकम मिली, यानी आपको बस इसका सदमा करना है, यानी सबमिशन करना है। तो सबमिशन जब आप कर दोगे प्राइस और मल्टीप्लाई क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन को, तो आपको मिल जाएगी पुरानी जीडीपी और नई जीडीपी। सिंपल। हाँ, और ये फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा भी होगा स्टैटिक्स के अंदर, लैस्पियर मेथड के नाम से जाता था। तो कई बार एग्जाम्स में ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डिफ्लेटर, ये सब बोल छोड़ के वो बोलता है लैस्पियर मेथड का यूज करो। इसको बोलते हैं लैस्पियर मेथड भी, ठीक है जी। पास्चे मेथड और फिशर मेथड अलग अलग मेथड होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में बस इतना ही है। लैस्पियर सर कहते हैं कि पुरानी क्वांटिटी लेके चलनी है। पास्चे अगर बोलेगा तो फिर यहाँ पे क्वांटिटी 1 क्वांटिटी बना जाती है, फिशर बोलेगा तो फिर अलग ही कंसेप्ट होता है, ठीक है जी। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में बस इतना सा है, आपको इतना सा समझना है। तो मेन जो मैं फॉर्मुला समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है भाई? जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकलेगा? तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मुला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी मल्टीप्लाई में 100। तो मैंने अभी जो समझाया P0 और Q0 को मल्टीप्लाई करके रियल जीडीपी आती है, P1 और Q0 को मल्टीप्लाई करके नॉमिनल जीडीपी आती है। तो नॉमिनल जीडीपी ये रहा ऊपर, क्योंकि यहाँ पे P1 Q0 है ना। हाँ जी, पुरानी जीडीपी क्या होती है? रियल जीडीपी, और वो नीचे लिखनी है, मल्टीप्लाई करना है 100 से। दूसरा फॉर्मुला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का कौन सा है? ये। तो एक तरीके से मान लो ये फॉर्मुला नंबर 13 है और ये फॉर्मुला नंबर 14 है। तो मैंने आपको टोटल कितने फॉर्मुले करवा दिए? मैंने आपको 14 फॉर्मुले करवा चुका हूं। सिंपल सर, कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था, बढ़िया। तो ये आपके पास हो चुके हैं पूरे 14 फॉर्मुले खत्म। समझ में आ गया? अच्छा, जितना मैंने समझाया ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि एग्जाम्स में इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा और डीपली समझाना चाहता हूं कि ये नॉमिनल जीडीपी क्या है और रियल जीडीपी क्या है, क्योंकि इसके ऊपर कई बार डिफरेंस भी आता है छोटा सा। तो डिफरेंस समझ लेते हैं एक बार नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का। तो ये रही नॉमिनल जीडीपी और ये रही रियल जीडीपी। तो जो नॉमिनल जीडीपी होती है ना, वो कौन सी जीडीपी होती है? तो ये जो जीडीपी होती है ये एस्टिमेट की जाती है, निकाली जाती है ऑन
द बेसिस ऑफ करंट ईयर प्राइस, जो करंट ईयर के प्राइस होते हैं उनके बेसिस पे कैलकुलेट करी जाने वाली जीडीपी क्या होती है? नॉमिनल जीडीपी। और जो प्रीवियस ईयर के प्राइस पे, यहां पे सीधा लिख देता हूं, प्रीवियस ईयर प्राइस पर जो निकाली जाए उसे क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे हम रियल जीडीपी। सिंपल इतना। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या होगा? मैंने बताया था रियल जीडीपी मतलब पुराने प्राइस पे निकाली जाती है और उसका फॉर्मूला कौन सा होता है? ये रहा, यानी कि सिग्मा P0 Q0, पुरानी प्राइस पुरानी क्वांटिटी। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? जो नए प्राइस पे निकाली जाए। इसका फॉर्मूला क्या बन गया? नया प्राइस यानी कि सिग्मा P1 Q0। कोई दिक्कत तो नहीं? आगे चलते हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? वो बनेगा डिफ्लेटर की हेल्प से। अब इतना बड़ा फॉर्मूला मैं हर बार तो लिखूंगा नहीं न्यूमेरिकल करते समय, है ना जी, तो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूं इनकी। डिफ्लेटर का मतलब डी, वो कैसे निकलेगा? नॉमिनल बटे में रियल मल्टीप्लाई में 100, ऐसे ही निकलता है। यही फॉर्मूला है, बस इसी को शॉर्ट फॉर्म में कैलकुलेट करना है बस खाली। जैसे कि आर इधर मल्टीप्लाई है, मतलब इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी डी मल्टीप्लाई में आर, 100 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू में क्या बन गया? नॉमिनल। तो नॉमिनल जीडीपी कैसे निकलती है? नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या हो गया? ये हो गया भाई डी मल्टीप्लाई में आर अपॉन में 100। ये किसका फॉर्मूला है? नॉमिनल जीडीपी का। समझ में आ गया? वहीं पे सेम अगर आप रियल जीडीपी निकालना चाहते हो तो बस आर इधर क्या हो रहा है? डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और डी इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि रियल जीडीपी का फॉर्मूला बन जाएगा नॉमिनल बटे में डिफ्लेटर मल्टीप्लाई में 100। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? तो ये बन गया आपका कौन सा फॉर्मूला? रियल जीडीपी का। आसान था इतना। हाँ जी, अगर आप एक्स्ट्रा डिफरेंस भी करना चाहते हो तो रियल जीडीपी बता सकते हो कि बेस ईयर माना जाता है, इसको बेस ईयर पे कैलकुलेट की जाती है, और नॉमिनल जीडीपी जो होती है वो करंट ईयर पे कैलकुलेट की जाती है। सिंपल इतना। तो चौथा डिफरेंस भी आपका बन जाएगा ईयर के हिसाब से डिफरेंस बता के। तो बस ज्यादा डिफरेंस है नहीं। पुराने सालों की जीडीपी को हम बोलते हैं रियल जीडीपी, जो नए साल की, इस साल की जो हमारी जीडीपी होती है उसको हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो पुराने सालों की तुलना में, कंपैरिजन में, इस साल की हमारी जीडीपी जो है वो कितनी बढ़ गई या फिर कितनी घट गई, बस वही कैलकुलेट करके बताया जाता है जीडीपी के अंदर या फिर डिफ्लेटर के अंदर। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया भाई। और यहां पे खत्म होता है आपका मतलब 14 क्वेश्चन, मतलब 14 फॉर्मूले, 14 फॉर्मूले आपके खत्म हो चुके हैं। सिंपल इतना। बढ़िया। अब बस एक रह गया लास्ट फॉर्मूला, 15वां फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है भाई। उससे पहले एक चीज भाई, कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और आपने अगर पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूं भाई साहब, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग से थैंक यू आपको। ठीक है? और अगर आपने पहले तो नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं भाई, आराम से कर दिए, बाद में कोई आफत नहीं आ रही है। ठीक है जी, आराम से कर दिए, बाद में तब करिए। और ठीक है जी। हाँ अच्छा, करने जा रहा हो क्या? मर्जी आपकी। फिलहाल बस एक लास्ट फॉर्मूला लग गया, फॉर्मूला नंबर 15, और वो करने के साथ ही आपका पूरा जो सिलेबस है, मतलब जो पूरा चैप्टर है वो खत्म होने वाला है, थ्योरी वाला पार्ट। फिलहाल अभी मैं न्यूमेरिकल वाला पार्ट अपलोड करूंगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है जी, उसके पार्ट्स भी बनेंगे बहुत सारे, क्योंकि न्यूमेरिकल में टाइम लगता ही है भाई। ठीक है जी, तो आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी करनी है भाई, क्वेश्चन भी दूंगा आपको करने के लिए प्रैक्टिस। ठीक है जी, चलिए मिटो दो ना। अच्छा, जिसको नोट करना भाई फटाफट से एक बार नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। कर लिया भाई नोट? मिटो देते हैं एक बार भाई। फॉर्मूला नंबर 15 और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, सबसे आखिरी फॉर्मूला, जो कि हर बार काम आता है मगर आपको याद नहीं रहता, आप भूल जाते हो उस फॉर्मूले को। वो फॉर्मूला क्या है भाई? याद रखना भाई, बहुत ज्यादा बार काम आता है, बहुत ज्यादा बार। फॉर्मूला को क्या है? इसको हम बोलते हैं चेंज इन स्टॉक, डेल्टा स्टॉक। कह रहे भैया तो पहले करवा दिया ना भाई, मैंने फिर गिनवाया नहीं था इसको फॉर्मूले में, समझे जी? मैंने ये फॉर्मूला सबसे पहले करवाया था और मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है भाई, बहुत ज्यादा बार काम आता है। तो डेल्टा स्टॉक, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है भाई? जो भी स्टॉक्स में हम चेंज करते हैं। और ये कैसे निकलता है? ये निकलता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। ये है आपका 15वां फॉर्मूला, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला भाई। होप करता हूं कि आपने अच्छे तरीके से तैयारी कर ली होगी। 15वां फॉर्मूला मेरे को पता है भाई, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से आपको याद हो गया ये पहले से करते आ रहे हैं। तो ये 15 फॉर्मूले थे। जैसे आपने 15 फॉर्मूले याद कर लिए सर, आप आराम से न्यूमेरिकल कर सकते हो किसी भी तरीके के, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है? बस ये कि 4 जो मेन फॉर्मूले थे ना, वो याद करना मत भूलना भाई। क्वेश्चन कौन सा फॉर्मूले थे भाई? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ऐसे 4 फॉर्मूले थे मोस्ट इंपोर्टेंट। हाँ, जो एग्जाम्स में आते हैं वो ये 2 फॉर्मूले हैं, 13वां और 14वां। ठीक है जी, 13, 14 ये एग्जाम में भी सबसे ज्यादा बार आते हैं। तो मेन आप फोकस करना कि ये वाले फॉर्मूले याद हैं। अगर ये वाले हो चुके हैं तब उसके बाद जाना वही 4 फॉर्मूले पे, मतलब सबसे पहले तो वही 6 लाइन से करना है भाई। पहले 6 फॉर्मूले, फिर उसके बाद वो 4 फॉर्मूले, फिर उसके बाद ये 2 फॉर्मूले, और ये फिर मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो इसी के ऊपर आते हैं बेसिकली। चलो भाई, तो बस आज के लिए बस नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बता चुका हूं मैं पहले से, ठीक है क्या करना है। और हाँ, एक चीज और, अगर किसी को नोट्स परचेज करना है तो भाई इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से आप नोट्स परचेज कर सकते हो।
कोई दिक्कत तो नहीं ना। बस हिंदी में नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, इंग्लिश में मिल जाएंगे आराम से, कंप्यूटर टाइपिंग में नोट्स मिलेंगे, क्योंकि मेरे को पता है मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी है, ठीक है, तो आपको दिक्कत ना हो इसलिए कंप्यूटर टाइपिंग में नोट्स है, ठीक है जी, कंप्यूटर टाइपिंग में नोट्स है फिलहाल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जल्दी, टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना भाई फटाफट से नोट कर लो, बाय बाय।